थर्ड मुंबई के बारे में आपने कहा कि अभी ये मुंबई 2.0 जिसको हम लोग नवी मुंबई बोलते हैं उसी का ही सेकंड वर्जन बनेगा या रिप्लिका बनेगा, तो मैं कहता हूँ सर नहीं। तो इसलिए लोग ज्यादातर करके एनए प्लॉट को प्रेफर करते हैं, उनको लगता है कि सेफ है, लेकिन लोग ये नहीं समझते कि वो सेफ तो है लेकिन स्लो पॉइजन है। तो लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप जो जमीन हमें दोगे उसका 7/12 बेच दो, और 7/12 पे नाम होना मतलब लैंड का पोजीशन या लैंड का ओनरशिप नहीं होता है। या हो सकता है कि आज आप 20 गुंठा का पैसा दिए हो, 20 गुंठा का पोजीशन लिए हो, डॉक्यूमेंट 20 गुंठे की हुई है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे 20 गुंठा की भरी है, लेकिन आकार फोड़ाकार बंद के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट पे वो जमीन आपके हिस्से की 16 गुंठा की है। तो जब वहां पे नगर विकास खाता आएगा, यानी कि डेवलपमेंट जब आएगी, तब आपको 7/12 के अकॉर्डिंगली प्लॉट की पोजीशन नहीं मिलेगी। कि रिलायंस ने 2008 के बहुत पहले 8 तक तो एंड हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, 4,500 एकड़ जमीन खरीद के रखी थी। फिर अर्ली 90s में जो पवई, जहाँ पे हिरणदनी ने अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और लोगों को लगता था कि यार ये जंगल में जाके कुछ बना रहा है, तब लोगों को बिलीव नहीं होता था कि यहाँ पे भी कुछ बड़ा बन सकता है। लेकिन आज मुंबई पवई हिरणदनी में रहना लोगों के लिए प्राइड की बात होती है। वैसे ही नवी मुंबई भी लोगों को लगता था यार ये कहाँ खाड़ी में जाके रह रहे हैं, कि कच्चे रोड थे, कीचड़ था, ट्रेन पहले बेलापुर वाशी तक ही आती थी। तो ये सारे लोग वजह से लोगों को तब भी नवी मुंबई का, यानी कि मुंबई 2.0 का भी फ्यूचर नहीं समझ में आया। वैसे ही आज मुंबई 3.0 पनवेल रीजन में और उरण रीजन में जो बन रही है, वहाँ पे पूरी बंजर जमीन है, वहाँ पे ठीक से रोड नहीं है, तो लोगों को लगता है कि यार यहाँ क्या बनेगा। लक्ष्मण जी, यस बॉस। वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल द इंडियन इंफ्रा शो। और लक्ष्मण जी, आप ऐसे इंडस्ट्री के अंदर हो विच इज़ लिटरली बिल्डिंग सिटीज़, जहाँ पे देश का एक बहुत बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन रह रहा है, और इन द कमिंग फ्यूचर्स और ज़्यादा लोग जो है आने वाले हैं। एंड मुंबई 3.0 इज गोइंग टू बी वन ऑफ दो सिटीज़ जहाँ पे एक बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन माइग्रेट करेगा। एंड योर कंपनी राइजिंग क्राउन डेवलपर्स जो है मुंबई 3.0 के ग्रोथ के अंदर एक ऐसा रोल प्ले कर रही है जो यू कुड से किसी किताब के पहले चैप्टर्स जब लिखे जाते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जैक्टली। सो ऑब्वियसली राइजिंग क्राउन डेवलपर्स उस रोल में अब है, एंड आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट मुंबई 3.0। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि नवी मुंबई एक शहर बना, सक्सेसफुल रहा, और अब मुंबई 3.0 की बात चल रही है। बट इज इट बेसिकली अ रिपीट ऑफ नवी मुंबई, या कुछ नया एक्साइटिंग वहाँ पे होने वाला है? सर देखिए, दुनिया में कोई भी एक अच्छी चीज़ होती है ना, वो एक बार ही बनती है। तो जैसे कि जो साउथ बॉम्बे में, यानी कि पुरानी मुंबई में खास करके जो लोग रहे हैं, उनके लिए नवी मुंबई एक अट्रैक्शन रहा है और अभी भी है, क्योंकि खुली सड़कें, प्रॉपर प्लानिंग, सेक्टर्स, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे बन चुकी है। तो लोगों को लगता है यार खुली सांस लेनी है, तो मुंबई के बाहर जाने के बाद में अगर रहने के लिए सही जगह अगर कोई है तो मुंबई सबब में खास करके नवी मुंबई है। वैसे अभी थर्ड मुंबई के बारे में आपने कहा कि अभी ये मुंबई 2.0 जिसको हम लोग नवी मुंबई बोलते हैं उसी का ही सेकंड वर्जन बनेगा या रिप्लिका बनेगा, तो मैं कहता हूँ सर नहीं। क्योंकि मुंबई 3.0 को बनाने का पीछे का खास करके गवर्नमेंट का मोटिव कुछ अलग है। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि अभी मुंबई में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो ग्रो नहीं कर पाई, उसमें वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री है जो है आईटी सेक्टर। क्योंकि मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव है, तो आईटी सेक्टर को या आईटी कंपनीज को अफोर्डेबल नहीं हो, इसलिए खास करके मुंबई में आईटी सेक्टर बहुत बड़े लेवल पे बनाने, और नवी मुंबई में उतने बड़े प्लॉट नहीं काटे गए सड़कों के माध्यम से बोल सकते हैं, या उतने बड़ी जगह छोड़ी नहीं गई कि वहाँ पे पूरा एक आईटी हब बनाया जा सके। अभी थोड़े पैमाने पे अपने को ठाणे से लेके वाशी का जो रोड है या पनवेल का रूट है, उसके ऊपर कुछ माइंड स्पेस की या वगैरह आईटी सेक्टर दिख रहे हैं, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं है कि वहाँ पे पूरी की पूरी इंडस्ट्री सेटल किया जा सके। लेकिन थर्ड मुंबई जो है या मुंबई 3.0 हम जिसको बोलने जा रहे हैं, वो इस तरीके की कनेक्टिविटी में है सर। जैसे कि होता है ना कि कोई भी एरिया में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है या लैंड के रिलेटेड, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के रिलेटेड, तो दो चीज़ें होती है, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है आपका टेक्निकल। तो फंडामेंटल आपको बताता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और आपको टेक्निकल बताता है कि कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो उस अकॉर्डिंगली अगर हम थर्ड मुंबई के बारे में अगर बात करेंगे तो ये कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्वेश्चंस आपका बहुत क्लियर हो सकता है आज की इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये पूरा पॉडकास्ट चलते चलते आपके क्वेश्चंस के आंसर देते देते मुझे भी इस बात को बहुत अच्छा लगेगा कि लोगों को ये कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यस यस सर, आपने एक बात कही दैट मुंबई के अंदर आईटी सेक्टर वो ग्रो नहीं हो पाया क्योंकि एक्सपेंसिव उतना था Exactly. रियल एस्टेट, तो कंपनीज ने दूसरे सिटीज प्रेफर किए। बट मुंबई 3.0 जो है कई दूसरे और जो स्मार्ट टाउन्स डेवलप हो रहे हैं देश भर में उनसे कंपटीशन में, हाउ विल मुंबई 3.0 मेक श्योर कि ये सारे जो न्यू एज इंडस्ट्रीज है, और हम तो बहुत बातें सुन रहे जीसीसी डेटा सेंटर्स वगैरह वगैरह, हाउ विल दीज कंपनीज चूज मुंबई 3.0? क्या है ऐसा सर देखिए कि खास करके मुंबई पहले से ही लोगों का, पूरी इंडिया का और इंडिया के बाहर के लोगों का भी अट्रैक्शन रहा है। मुंबई को फाइनेंशियल हब बोलते हैं पूरी इंडिया का, बराबर है सर। तो ये कंपटीशन, सबसे पहला कंपटीशन तो ये है कि अभी आपका जो मेन मुंबई है, जो पुरानी मुंबई से जो थर्ड मुंबई 3.0 है, वो 20 मिनट की दूरी पे है थ्रू आउट द अटल सेतु। ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट सीलिंग के माध्यम से मुंबई 3.0 को कनेक्ट किया जा रहा है सीधा मुंबई से। दूसरा, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज के डेट में ऑपरेशंस में आ चुका है। अभी भी इसके बहुत सारे फेजेस अभी लॉन्च चालू होने वाले हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि इस मंथ एंड में, नहीं हम लोग अभी अप्रैल 2026 में बैठे हैं, तो इसके एंड आते आते इंटरनेशनल ऑपरेशंस भी स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे पैमाने पर लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं। खास उसके साथ साथ वहाँ पे आपको कार्गो का एयरपोर्ट भी मिल रहा है और वो भी बहुत बड़े लेवल पे बन रहा है। जेएनपीटी पोर्ट, जैसे कि अभी इंडिया में जो इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो बढ़ता रहेगा। तो अगर आपको पोर्ट का भी वहाँ पे कनेक्शन मिल रहा है, अदानी अपना खुद का अलग वहाँ पे रेवस पोर्ट के लिए एक्विजिशन कर रही है। उसके बाद जो कनेक्टिविटी है सर, जैसा कि जिस एरिया में मुंबई 3.1 वो बन रहा है, वहाँ से आपको 20 मिनट में साउथ बॉम्बे, 10 मिनट में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 15 मिनट में नवी मुंबई, 20 मिनट में पनवेल, और साथ ही साथ आपका जो साउथ का जो पूरा एरिया है थ्रू आउट द पूना मुंबई हाईवे, अभी एक नया एक्सप्रेसवे भी लॉन्च हुआ है कि आपको जेएनपीटी चौक हाईवे जिसको बोलते, वो सीधा आपको मुंबई 3.0 में लेके आएगा। यानी कि साउथ के ट्रैफिक को अगर मुंबई 3.0 को आना है पुणे से, बंगलोर से, हैदराबाद से, तो आपको पनवेल या नवी मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है, सीधा शॉर्टकट आपको मुंबई 3.0 में दिया है। जेएनपीटी पोर्ट आप वहीं से होकर गुजरोगे और भविष्य में जाके अगर आपको साउथ बॉम्बे जाना है तो आप उसी रोड से जाओगे। तो ये बाकी शहर से कॉम्पीट कर ही नहीं सकता। द रीज़न इज़ कि पहले से अगर पूरी दुनिया का ध्यान मुंबई पे है, तो मुंबई से कनेक्टेड जो शहर बन रहा है उसका कंपैरिजन आप किसी भी शहर के साथ में नहीं कर सकते, अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। बट सर, पीपल गेट कंफ्यूज जब एक हम बात करते हैं कि वी आर मेकिंग अ न्यू सिटी, तो वो बनता कैसे? लाइक ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट जाके खुद वहां पे हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग्स बनाती है, ऐसा तो होता नहीं है। इट्स अ बिल्कुल नहीं, ऑर्गेनिकली ग्रोन थिंग। एग्जैक्टली। बट वो प्रोसेस क्या होता है एंड हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो शायद शहर के पहले 5 साल में होगा लेकिन डिटरमाइन आगे के 50-60 साल 100 साल कर सकता है। सो कैन यू एक्सप्लेन टू अ नॉर्मल पर्सन कि हाउ अ स्मार्ट सिटी इज बिल्ट? या सर सिंपल, इसका जो अगर एक्सप्लेनेशन देना है तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने सबसे पहले बोला कि कहीं पे भी अगर नया शहर बन रहा है, ऑर्गेनिक अगर वो डेवलपमेंट हो रहा है, तो गवर्नमेंट तो खुद जाके वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाती नहीं है, और मैं कहूँगा इस एग्जैक्टली नहीं बनाती। द रीज़न इज़ कि गवर्नमेंट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करती है। अगर किसी भी एरिया में नया शहर डेवलप हो रहा है तो उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, बेसिक यूटिलिटीज़ होती है, वो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। जैसे कि नवी मुंबई जब बनना स्टार्ट हुआ तो नवी मुंबई में गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या बनाया सर, जैसे कि एक हाईवे बनाया जिसको सायन पनवेल हाईवे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में अगर इंटरनल सेक्टर प्लानिंग हुई तो सेक्टर में रोड हो गए, ड्रेनेज हो गए, हर जगह पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको गार्डन चाहिए होते हैं, रिजर्वेशन प्लॉट जैसे कि स्कूल, कॉलेज, गार्डन, पुलिस स्टेशन, ये सारे जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है एक शहर को मैनेज करने के लिए और डेवलप करने के लिए, गवर्नमेंट वो आपको प्रोवाइड करती है। और वहाँ पे जिन लोगों के ऑलरेडी फार्म्स थे यानी कि लैंड्स थी, उनके लैंड पे अगर वो शहर डेवलप हो रहा है तो बट ऑफिस वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ है, लोकल विलेजर्स है, उनका भी बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे योगदान होता है और वो गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेटिव बन के वो काम करना पड़ता है। उसमें उनका भी बेनिफिट है, गवर्नमेंट का भी बेनिफिट है, और वहाँ पे जो नया शहर बनने वाला है और वहाँ पे जो लोग माइग्रेट होके आने वाले हैं उनका भी बेनिफिट है। तो बेसिकली
अगर कोई भी नया शहर बन रहा है तो गवर्नमेंट सबसे पहले वहाँ का जो प्लान है वो प्रपोज वहाँ पे करती है कि वी आर क्रिएटिंग दिस सिटी और हम लोग ऐसे ऐसा बनाने वाले। जैसे कि 2013 में मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने वहाँ का टाउन प्लान एक रफ तौर पे डिक्लेयर किया था कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फाइनल हुआ। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए लगभग 26 विलेजेस को एक्वायर किया जाने वाला था। तो उन्होंने जो नवी मुंबई डेवलपमेंट करने के लिए जिस परसेंटेज ऑफ एक्विजिशन का रेशो जो वहाँ पे दिया था ना, उसी परसेंटेज से उन्होंने प्रपोज किया, लेकिन गांव वालों ने मना कर दिया कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट चाहिए। और पहले क्या होता था सर कि एकदम स्टार्टिंग में जब नवी मुंबई बनी तो गाँव वहाँ के जो विलेजर्स थे, खेडूत थे, उनको सिर्फ पेमेंट देके उनकी ज़मीन लेने का गवर्नमेंट ने बोला था। लेकिन आप जो जानते हो उनका नाम भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देने के लिए बहुत सारे लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं, मिस्टर दीबा पाटिल सर। तो उन्होंने कहा था कि इन लोगों को भूमिहीन मत करो, यानी कि बिना ज़मीन का इनको यहाँ से मत निकालो। दे हैव अ राइट कि वो इस शहर का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़मीनों पे बन रहा है और उन्हीं को वहाँ पे अगर आप नहीं रखोगे तो फिर ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, इंसानियत नहीं रहेगी ये। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इनको कुछ तो परसेंटेज ऑफ लैंड दे दो। तो फिर वहाँ पे परसेंटेज डिक्लेयर हुए, पहले 9.25% हुआ, फिर 12.5% हुआ और उसी के बेसिस पे नवी मुंबई का डेवलपमेंट हुआ। तो जब एयरपोर्ट के लिए जगह लगने वाली थी तब भी सेम उन्होंने परसेंटेज बताए, लेकिन लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया कि हम लोगों को नहीं चाहिए करके, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अमाउंट ऑफ लैंड ज़्यादा चाहिए। तो फिर वो 22.5% का जो मुद्दा है, मुझे अच्छे से याद है कि एक जेआर आया था 1 मार्च 2014 को, आप गूगल भी कर सकते हो, चैट जीपीटी को भी पूछ सकते हो। तब उन्होंने वो 22.5% का जो बेनिफिट है फार्मर को, या जो प्रोपोर्शनेट लैंड पार्सल्स है जो डेवलपमेंट में मिलेगी आपको, जो कच्ची लैंड आपसे ली जाएगी और जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर सेक्टर बनाया है उस सेक्टर में आपको प्लॉट अलाउड किया जाएगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर रोड मिलेगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, कंस्ट्रक्शन के लिए आपको हाईरेज की परमिशंस मिलेगी। स्टार्टिंग में तो हाईरेज नहीं थे, अभी जिस तरीके से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट हाईरेज के लिए परमिशन दे रही है, जिसको हम लोग एफएसआई बोलते हैं। वो तो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल होता है सर किसी भी नई सिटी डेवलपमेंट का। फिर वहां पे गवर्नमेंट अपना कितना एफर्ट लगा रही है, लोकल अथॉरिटीज कितना सपोर्ट कर रही है, और वहां पे इंडस्ट्री के लिए आने के लिए क्या क्या कनेक्टिविटी आजू बाजू में है, क्या क्या फिजिबिलिटी है, ये सारी चीजें देखने के बाद में वो शहर कितना डेवलप होगा और वहां पे क्या डेवलपमेंट आ सकती है, वो कितना एक्स ग्रो कर सकता है, उसका अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन हम जहाँ पे बैठते हैं, जिन लोगों के बीच में बैठते हैं, वो लोग उतनी दूर की सोचते नहीं, तो उनको कुछ चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती कि ऐसा भी हो सकता है। अगर मैं 2000 में अगर आपको बताता कि खारघर में 50,000 रुपये में आपको एक 100 मीटर का प्लॉट मिल रहा है और आप खरीदो, आने वाले समय में ये करोड़ों में जाएगा, तो शायद उस टाइम पे किसी ने बिलीव नहीं किया होता। लेकिन दिस इज प्रैक्टिकल थिंग कि सर अगर आप बैक डेटा स्टडी करोगे 1995 से लेकर 2000 में, आपको 50,000 से लेकर लाख रुपए में एक गुंठा यानी कि 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिलता था। लेकिन आज की डेट में वहाँ पे लेटेस्ट अभी गोदरेज आकार करके एक बिल्डर है, उन्होंने सर 5,06,000 रुपए स्क्वायर मीटर यानी कि 5,06,00,000 रुपए गुंठा से प्लॉट लिया, यानी कि 100 मीटर की प्लॉट की उतनी वैल्यू है। तो आप प्रोपोर्शनेट ग्रोथ चेक कर सकते हो कि कितना एक्स का है। जो आज मैं बताऊंगा कि मुंबई 3.0 में आप अगर लैंड खरीदोगे या आप डेवलपमेंट का पार्ट बनोगे, यहाँ पे बड़ा शहर होने वाला है, यहाँ पे इतना ग्रोथ मिलेगा, तो शायद लोग बोलेंगे यार ये कुछ भी बोल रहा है, ये पॉसिबल नहीं है, इतना कुछ होता है क्या, अगर ऐसा होता तो फिर सब कुछ वैसा ही होता। तो सो मच थिंग्स। यस, बट सर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड, और फिर वो जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट हैज़ अ सिस्टम जहाँ पे वो मेजर लैंड एक्वायर कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ डेवलप लैंड दे रहा है। हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री की ये जगह डेवलप हो जाएगी, बट अगर आपको डिफाइन करना हो व्हाट डज डेवलपमेंट मीन्स, जब कच्चा लैंड जो है वो डेवलप लैंड बन जाता है, इज इट जस्ट द इंफ्रा, इज इट द कम्युनिटी, इज इट द इन्वेस्टमेंट, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक कच्चे जमीन को जो है डेवलप लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं? सर सिंपल है, देखिए एक्चुअली डेवलपमेंट के जो मीनिंग्स है वो अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बेस उसका एक ही है। जैसे कि अगर आप टाउन प्लानिंग के बाहर जाओगे, यानी कि हम जिस एरिया की बात कर रहे हैं अभी खास करके एमएमआर रीजन की, तो एमएमआर रीजन में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एसपीए प्लानिंग डिसाइड की हुई है। व्हाट इज एसपीए प्लानिंग? स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी। तो हर एरिया की अलग अलग एसपीए प्लानिंग है। तो उस एसपीए प्लानिंग के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट क्या करती है कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट करना है और कौन सी अथॉरिटी उसके लिए सुटेबल रहेगी, वो डिसाइड करती है। अभी आप उस एसपीए प्लानिंग के बाहर जाओगे तो फिर वहाँ पे कलेक्टर प्लान आता है। ओके, यानी कि कोई भी डेवलपर एक 100-200 एकड़ की ज़मीन खरीद के वहाँ पे
बंगलो स्कीम या रो हाउसेस स्कीम या कोई भी टाउन बनाता है, तो वो क्या करता है, वहाँ के कलेक्टर के पास में अपना प्रपोजल देता है कि मुझे इस एरिया में इस तरीके से प्लानिंग करनी है और उसका अप्रूवल दे दो। तो वो एग्रीकल्चर लैंड कलेक्टर एनए में चेंज हो जाती है। लेकिन जब कलेक्टर एनए में चेंज हो जाती है, तो मान के चले 100 एकड़ का लैंड पार्सल है, तो उसमें से 35 to 40% लैंड पार्सल आपको कॉमन यूटिलिटी के लिए छोड़ना पड़ता है या यूटिलाइज करना पड़ता है। तो बिल्डर ने अगर 100 एकड़ जमीन खरीदी है, तो उसको बेचने के लिए 50 एकड़ से लेकर 60 एकड़ का ही अवेलेबिलिटी होगा, ज्यादा से ज्यादा 65 एकर्स का। तो वो क्या करेगा सर, उसने जो रॉ लैंड परचेस करने में जो कॉस्ट लगाई थी, उस पे जो उसको एडिशनल लैंड जो छोड़नी है उसकी भी कॉस्ट जोड़ देगा। फिर उसमें इंटरनल रोड बनाएगा, गार्डन, स्कूल, कॉलेज, अगर बड़ा टाउन है तो और भी एमिनिटीज बनाएगा, उस एमिनिटीज में उसका खर्चा लगता है। तो वो क्या करेगा कि 1 लाख रुपए में खरीदी हुई लैंड 10 लाख रुपए में बेचेगा। तो इसलिए लोग ज्यादातर करके एनए प्लॉट को प्रेफर करते हैं, उनको लगता है कि सेफ है। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि वो सेफ तो है, लेकिन स्लो पॉइजन है। वो आपको क्या करेगा, धीरे 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 आपको नुकसान की तरफ लेके जाएगा। जस्ट लाइक एन फ्लैट, आज के डेट में फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना एक स्लो पॉइजन है, एक डिप्रेसिटिव एसेट है, क्योंकि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली उसका जो रेट है वो अप्रिशिएट नहीं हो रहा है। आने वाले टाइम पे एनए लैंड भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट बन जाएगा, क्योंकि वहां पे जिस लैंड का ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स, वहां पे जो लैंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं वो बिल्डर्स, और जिन्होंने वो डेवलप किए हैं वो डेवलपर्स, उन्होंने पैसा ऑलरेडी कमाया है उस लैंड से। अभी आपको एक एंड रिजल्ट या एंड प्रोडक्ट आपके हाथ में थमाया है, उसका जितना प्रॉफिट है उन्होंने चूज लिया, यानी कि गन्ने का जूस निकल के आपके हाथ में जो उसका ये निकलता है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, हाँ, रसलीला निकलता है, वो आपके हाथ में थमा देंगे। तो उसमें तो आपका बेनिफिट धीरे धीरे बढ़ेगा सर, राइट। तो वो तो अभी हो गया एनए कलेक्टर प्लानिंग की लेआउट्स हम जिसको बोलते हैं, तो वो हम अभी उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही अलग है, और वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं खुद कभी किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं। अभी हम बात करते हैं एसपीए प्लानिंग की, कि जहां पे डेवलपमेंट जो है या जो एमिनिटीज है, रोड्स है, ड्रेनेजेस है, गार्डन्स है, वो कोई बिल्डर नहीं दे रहा है, वो गवर्नमेंट की कोई संस्था दे रही है या गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटी दे रही है। जैसा कि नवी मुंबई सबब में जाएंगे तो हम तो एनएमएमसी यानी कि नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डेवलपमेंट्स है, पीएमसी यानी कि पनवेल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, सिडको है, और अभी जो मुंबई 3.0 बन रहा है वो नहीं, जो बना रही है वो एमएमआरडीए बना रही है, और सिडको ने और एक उनकी सिस्टर कंसर्न मैनेजमेंट बनाई है जिसको हम लोग नैना बोलते हैं, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया जो है, नोटिफाइड इन्फ्लुएंस एरिया वो है। तो ये सारे एसपीए प्लानिंग से, तो ये क्या करती है सर, फार्मर के साथ में म्यूचुअल कंसेंट इनका क्या बनता है, एक जीआर निकलता है कि हम इस एरिया में इस तरीके से डेवलपमेंट करने वाले हैं, इसके बदले में आपको ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे, और बेनिफिट के साथ साथ ये फैसिलिटीज दी जाएगी कि आपको अच्छे रोड दिए जाएंगे, आपको गार्डन्स दिया जाएगा, आपको आजू बाजू में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, आपको एमिनिटीज के तौर पर बना के देंगे। तब जाके आपकी वो जो कच्ची जमीन है, जिसको ठीक से पानी के भी कनेक्शंस नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी भी कनेक्शंस नहीं थे, वो सारी चीजें आपको वहां पे गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवा के दी, तब जाके आपके कच्चे जमीन के रेट बढ़ेंगे, बराबर, राइट। तो ये डेवलपमेंट और ये अलग अलग अथॉरिटी इस तरीके से काम करती है कि आपको कच्चे जमीन से पक्के जमीन तक लेके जाने का उनका पूरा एक रोड मैप होता है, जिसको हम लोग डीपी बोलते हैं, यानी कि डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, और जैसा नैना बना रहा है उसको टीपीएस बोलते हैं, यानी कि टाउनशिप स्कीम। तो ये दो अलग अलग चीजें, थोड़ा सा डिटेल्स में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको क्लियरिटी। आई वांट कि अगर आप कोई टर्म यूज कर रहे हो तो आप तभी एक्सप्लेन कर दो। अच्छा, ओके। तो बेसिकली क्या होता है सर, डीपी प्लान मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी नवी मुंबई का डीपी प्लान बनाया सिडको ने, तो सिडको ने क्या किया कि पूरे गांव के गांव अपने कंट्रोल में लिए, जो एक्चुअली ग्राम पंचायत थी उसको छोड़ के, जिसको हम लोग गांवठान बोलते हैं महाराष्ट्र में या मुंबई में, तो गांवठान छोड़ के जो कच्ची जमीनें थी वो अपने कंट्रोल में ले ली, और उसके ऊपर प्रॉपर प्लान बना के उसके बदले में आपको वहां पे क्या किया, डेवलप प्लॉट अलाउड किया। हो सकता है कि आपका एक्स गांव में प्लॉट है या जमीन है जो कच्ची थी, लेकिन अब ऑलरेडी डेवलपमेंट प्लान चल रहा है वाई प्लेस पे, तो आपको क्या किया, एक्स जगह का जमीन आपकी गवर्नमेंट ने कंट्रोल में लिया या सिडको ने लिया, और आपको वाई डेस्टिनेशन पे एक अच्छा डेवलप जगह पे प्लॉट अवेलेबल करवा दिया, और फिर धीरे धीरे जो आपकी जगह थी वो गवर्नमेंट डेवलप करेगी, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पे डेवलपमेंट प्लॉट में दे दिया। तो इसको बेसिकली डीपी प्लान बोलते हैं, कि जहाँ पे पूरा जो है गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेके सारी चीजें अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली आपको डेवलप करके देगी। टाउनशिप स्कीम क्या होता है सर, कि पूरे गांव के गांव तो कंट्रोल में लिए जाते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन के तौर पे उस पर नोटिफाइड किया जाता है, वहाँ पे पाबंदी लगाई जाती है कि आप आपकी इस जगह को आपके हिसाब से डेवलप नहीं कर सकते, अभी हम आपको इंटरनल रोड देंगे, हम आपको वहाँ पे स्कूल का, कॉलेज का, गार्डन का, हॉस्पिटल का रिजर्वेशन देंगे,
जहाँ मान के चलो कि आपका प्लॉट है वहाँ पे रिजर्वेशन गया तो उसके बाजू में आपको प्लॉट अलाउड करके दिया जाए। उसमें क्या होता है, जैसे कि अभी नैना का जो स्कीम है वो 60-40 स्कीम है, यानी क्या है कि आपके पास में 10 गुंठा यानी कि 10,000 स्क्वायर फीट का लैंड है मान के चलिए, तो उसमें से 6,000 स्क्वायर फीट यानी कि 6 गुंठा वो आपको गवर्नमेंट को कॉमन यूटिलिटी के लिए छोड़ना पड़ेगा, और जो 4 गुंठा यानी कि 4,000 स्क्वायर फीट है वो एक आपको प्लॉट प्रॉपर स्क्वायर में कट करके एक अच्छे रोड पे गवर्नमेंट अलाउ करके देगी, और फिर वहाँ का जो प्लानिंग अथॉराइज पर्सन है या जो टाउन प्लानर है वो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए परमिशन करा के देगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत बड़े लेवल पे डिफरेंस नहीं है, लेकिन वो बड़ा डिफरेंस कब लगता है, जब डेवलपमेंट को जाने के बाद में हम अथॉरिटीज के साथ में बैठ के कंस्ट्रक्शन की परमिशंस निकालते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए फ्लोराइज की परमिशंस निकालते हैं, तो फिर इंटरनली बहुत सारी चीजें उसमें एड ऑन हो जाती है। कहीं पे ज़्यादा बेनिफिट कुछ चीज़ को है, जैसे कि नैना में आपको ज़्यादा ज़मीन मिल रही है लेकिन ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल रही है, सेक्टर प्लानिंग में आपको ज़मीन कम मिल रही है लेकिन फैसिलिटी और अप्रिशिएशन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये अलग अलग बेनिफिट्स है हर जगह के। बट आई थिंक अभी जब आप बात कर रहे थे बहुत चीज़ें क्लियर हुई, और बहुत लोगों में कन्फ्यूजन भी आ गया होगा कि नैना, मुंबई 3.0, तीसरी मुंबई, मल्टीपल टर्म्स से लोग जो है मतलब शहर के बारे में बात कर रहे हैं। आई वॉन्ट यू इन अ वेरी बेसिक वे, मतलब जो पर्सन को बिल्कुल आइडिया ही नहीं है इन चीज़ों का, वो सेक्टर से है ही नहीं, काम नहीं करता उसमें, उसको भी समझ में आ जाएगा इनमें डिफरेंस क्या है इन सब चीज़ों में। सर तो फिर मैं एकदम लेमैन की लैंग्वेज में आपको चीज़ क्लियर करता हूँ और बहुत शुरू से शुरुआत करता हूँ कि अर्ली 60s 70s, तो उस टाइम पे जो मुंबई थी उसको हम लोग मुंबई 1.0 बोल सकते हैं, यानी कि फर्स्ट मुंबई, पुरानी मुंबई, जहाँ पे आपका प्रॉपर बीपीटी आता है, प्रॉपर गेटवे ऑफ इंडिया आता है, चर्च गेट आता है, ये जो थी वो पुरानी मुंबई थी। उस एरिया में सिर्फ मुंबई का ये चलता था, डेवलपमेंट चलता था, या नए कंस्ट्रक्शंस बन रहे थे, नए लोग मुंबई में जब आते थे तो उस एरिया में आते थे। फिर अर्ली 80s में बोल सकते हैं या 90s में बोल सकते हैं कि मुंबई थोड़ा सा कंजेस्टेड होने लगा, पूरे इंडिया से लोग वहाँ पे माइग्रेट होने लगे, बिजनेसेस बढ़ने लगे पोर्ट के वजह से, उधर चीज़ों की वजह से। तब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि सबब भी डेवलप करना चाहिए। तो सबब में हम लोग जिसको अभी बोरीवली बोलते हैं या हम लोग पवई बोलते हैं, मुंबई 2.0 यानी कि नवी मुंबई भी मुंबई 2.0 में आता है। तो ये जो सबब डेवलप हुआ मुंबई का, वो मुंबई 2.0 है, जो 90 से लेके 2010-15 अभी तक भी डेवलप ही हो रहा है। तो ये हो गया मुंबई 2.0। अभी मुंबई 3.0 एग्जैक्टली क्या है आप अंडरस्टैंड कीजिए सर। पुराना एयरपोर्ट था, उसके सबब में जो एक साइड में पुरानी मुंबई थी, एक साइड में नई मुंबई थी, यानी कि एक साइड में आपका मुंबई सबब था। लेकिन अभी जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो बेसिकली है मुंबई 3.0, जहाँ के सबब में यानी कि 25 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस अगर हम लोग देखेंगे, जो अनडेवलप्ड विलेजेस है जिसको गवर्नमेंट स्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहती है, अगर गवर्नमेंट उनके ऊपर नोटिफिकेशन नहीं डालती या उनको अपने कंट्रोल में नहीं लेती, तो हो सकता है कि अभी तक बहुत सारे बिल्डर्स ने लैंड एक्वायर करके फार्मर के साथ में ज्वाइंट वेंचर करके या परचेसिंग करके अपने अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन चालू किए होते। हाँ कैसे, लेकिन उससे क्या होता सर, फिर वो छोटे रोड बनते, फिर वो गली मोहल्ले बनते, फिर एयरपोर्ट जो लेवल पे कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है गवर्नमेंट ने, उस लेवल पे सबब भी डेवलप होना चाहिए। तो एयरपोर्ट के साथ साथ वो एरियाज भी को भी नोटिफाइड करके कंट्रोल में रखा कि भाई अभी यहाँ पे कलेक्टर प्रपोजल से या अप्रूवल से कुछ डेवलपमेंट नहीं होगी, अभी यहाँ पे टाउन प्लानर के अप्रूवल से, यानी कि जो एसपीए प्लानिंग से उनके अप्रूवल से चीजें चलेगी, जो प्रॉपर टाउन प्लानिंग की दृष्टिकोण रखते हैं या मैनेजमेंट रखते हैं। तो इन्होंने क्या किया सर, जैसे कि नवी मुंबई सब लोग जानते हैं कि 2 तहसील के बॉर्डर पे है। एक साइड में आपका पनवेल तहसील आता है, एक साइड में आपका उरण तहसील आता है, यानी कि टूवर्ड जेएनपीटी पोर्ट एंड टूवर्ड आपका जो पनवेल और बॉम्बे पुणे हाईवे है, मुंबई पुणे हाईवे, उस साइड में आता है। तो इस एरियाज को डिवाइड करने वाला एक बड़ा पहाड़ है बीच में, जिसको हम लोग कर्नाड़ा बर्ड सेंचुरी बोलते हैं, राइट, जो आपके एयरपोर्ट के बैक गेट तक यानी कि जो कार्गो गेट है ना वहां तक आता है। तो उसके एक साइड में अभी जो है वो पनवेल तहसील है और एक साइड में अपना उरण तहसील है। तो बेसिकली पनवेल तहसील के सबब में ऑलरेडी पीएमसी और सिडको काम कर ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ जो नई अथॉरिटीज को अपॉइंट किया गया गवर्नमेंट ने या बनाया गया, वो पर्टिकुलरली जो है आपका पनवेल तहसील के रीजन में काम करी। वहाँ के जो 90+ विलेजेस है उसको उन्होंने अभी फिलहाल उनके कंट्रोल में उतने हैं, जब नोटिफाइड किए गए थे वो 200+ थे, उसमें पेन भी था, उरंग के भी कुछ गाँव थे, वो छोड़ दीजिए। अभी रिसेंट जो है वो है अभी फिलहाल पनवेल तहसील जो नैना के कंट्रोल में है। अभी नैना कोई अलग बॉडी नहीं है, नैना सिडको की ही एक सिस्टर कंसर्न बॉडी है,
जो अलग टाउन प्लानिंग और अलग सोच विचार से वो उसका डेवलपमेंट कर रही है। और उसका डेवलपमेंट 2017-18 से डिक्लेयर था। अभी डीपी प्लान भी आ गए, वहाँ के अभी रेट भी अप्रिशिएट हो चुके हैं, लेकिन उसकी डेवलपमेंट खास करके रेसिडेंशियल के लिए ज़्यादा की जा रही है, जहाँ तक मेरा अंदाज है। लेकिन आप अगर इस पहाड़ की इस साइड में आते हैं ना, कि आप नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन गेट की तरफ आते हैं, Yes. जो उलवे का एरिया है, तो वो उलवा पकड़ के आप सीधा उस रोड से जेएनपीटी तक जाते हो, तो उसको NH 348A और NH 348B बोलते हैं। बेसिकली इंडिया के सबसे स्मॉलेस्ट एक्सप्रेस वेज है वो। तो वो उसकी एक साइड अगर एरिया देखोगे तो वो पूरा एरिया 22.5% और 12.5% ने सिडको ने एक्वायर किया है। Okay. और वो डेवलप करना चालू भी कर दिए। तो अभी अलग अलग एरियाज में अलग अलग लैंड की कॉस्टिंग भी है। जैसे कि उलवा में देखोगे तो अच्छे सेक्टर में लोगे तो 2 करोड़ प्लस आपको 100 मीटर का प्लॉट जाता है। और जो नए सेक्टर डेवलप हो रहे हैं वहाँ पे 1.5, 1.3, 1.6 इन डिपेंड्स ऑन द लोकेशन और प्लॉट की साइज क्या है, क्योंकि प्लॉट साइज और रोड की कनेक्टिविटी के भी ऊपर डिपेंड होता है कि उस प्लॉट का आउटकम क्या निकलेगा, और उसके ऊपर भी उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। वैसे आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो फिर आपको जो ट्रेन का ट्रैक अभी जिसको ट्रांस हर्बल लाइन बोलते हैं हम लोग, जो नेरोल से आपका उरन तक चलता है, उसके एक साइड को पकड़ के आप सीधा उरन तक जाओगे तो फिर अभी वहां पे जसे रोड एक नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। अभी तक वो ऑपरेशन में नहीं, लेकिन वो बन के रेडी है। फिर रांजनपाड़ा रेलवे स्टेशन है, फिर आप नावा रेलवे स्टेशन जाओगे, द्रोणागिरी जाओगे, फिर उरन जाओगे। तो वो पूरा एरिया जेएनपीटी टाउन और सिडको टाउन के माध्यम से भी डेवलप्ड है। वहां पे अबाउ 60-70 लाख रुपीज प्लॉट की वैल्यूएशन है 100 मीटर की। ठीक उसके अपोजिट लाइन जो है वो अभी पहले खोपटा टाउनशिप के नाम पे डिक्लेयर थी, जो बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर वीडियोस पॉडकास्ट भी बनाए। अभी भी कुछ लोग उसको खोपटा टाउनशिप ही बोल रहे हैं, लेकिन खोपटा टाउनशिप जो था वो सिडको का प्लान था। लेकिन 2024 में गवर्नमेंट का नया नोटिफिकेशन आ गया। मेरे ख्याल से उसका जो फाइनल नोटिफिकेशन आया था वो 15 अक्टूबर 2024 में आया था, जहाँ पे MMRD ने उसका टेक ओवर लिया और जोन भी डिक्लेयर किया कि जो उरन का जो कुछ विलेजेस है, लगभग 29 विलेजेस है, जो रांजनपाड़ा स्टेशन के अपोजिट में आते हैं टूवर्ड पेन तक। तो उस 29 विलेजेस को गवर्नमेंट ने येलो जोन यानी कि U2 जोन डिक्लेयर किया। दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेबल जोन 2, यानी कि शहरीकरण उसमें अभी डिक्लेयर कर दिया। ये 2024 में किया था। और जो पेन तहसील था उसमें अभी भी ग्रीन जोन 2 है। फिलहाल अभी उसमें एग्जैक्टली क्या गवर्नमेंट बनाएगी वो क्लियर नहीं है। जैसे कि अभी दावोस में गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किए, लेकिन अभी उसके एग्जैक्टली क्लियरिटी नहीं किसी को भी ऑन पेपर कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लेवल की डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अभी तक जोन चेंज नहीं किया है वहाँ पे। लेकिन उरन की बात करेंगे तो अभी MMRD ने वहाँ पे अभी लेटेस्ट अगर गवर्नमेंट का अगर ये देखेंगे हम लोग मीटिंग देखेंगे जो 10 मार्च 2026 में हुई थी मंत्रालय में, जो नगर विकास खाता है महाराष्ट्र का उनके साथ में और MMRD के साथ में। तो MMRD को मंत्रालय ने अभी नोटिफिकेशन दे दिया, गैजेट भी उसका आ गया 15 मार्च को, कि अभी 22.5% यानी कि सिडको ने जो एयरपोर्ट के लिए किया, एयरपोर्ट के लिए जो विलेजेस जिस स्कीम में एक्वायर किए, उसी स्कीम में अभी MMRD भी वहाँ के 29 विलेजेस को एक्वायर करेगी। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है। गवर्नमेंट का और पब्लिक का उसके ऊपर डिबेट चालू है। अभी उसके ऊपर भी बहुत सारे मोर्चे आएंगे, गवर्नमेंट उसके साथ में निगोशिएट करेगी और फाइनल अथॉरिटी जो भी हो डिसाइड होगी, वो हम लोग देखेंगे आने वाले समय में। बहुत जल्दी उसका क्लैरिटी भी मिल जाएगा। तो ये बेसिकली MMRD रीजन है, जो MMRD अभी क्या कर रहा है, खुद की टाउन प्लानिंग बना रहा है। तो मेरे अनुमान से जहाँ पे गवर्नमेंट लैंड कंट्रोल में लेके एमिनिटीज को खुद डेवलप कर रही है, वो प्रॉपर मुंबई 3 पॉइंट है। बाकी लोग कर्जत को भी, फिर यहाँ पे रायगढ़ को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को एज अ मुंबई 3 पॉइंट करके बेच रहे, जो अपने फायदे के अकॉर्डिंगली लोगों को प्रमोट कर रहे। लेकिन कोई भी शहर बनता है सर, जैसा नवी मुंबई शहर बना, वो मिक्स एंड मैच डेवलपमेंट नहीं हुई। वो प्रॉपर गवर्नमेंट ने वहाँ के सारे गांव लिए, सारी जगह पे सेक्टर्स बनाए। हो सकता है कि टाइम के अकॉर्डिंगली अलग अलग FSI की वजह से अलग अलग आपको हाइट्स की बिल्डिंग दिखती है, कहीं पे 4 माला दिखता है तो कहीं 40 माला दिखता है। दैट इज अ डिफरेंट, क्योंकि वो अलग अलग टाइम जोन का ये है। तो बेसिकली अगर समझा जाए तो मुंबई, अब एक लाइन में कहा जाए तो 1960-70s में जो लोग जहाँ पे बिजनेस करते थे, रहते थे, सपने देखते थे, वो मुंबई 1.0 थी। फिर अर्ली 90s में जो पवई, जहाँ पे हिरानंदानी ने अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और लोगों को लगता था कि यार ये जंगल में जाके कुछ बना रहा है, तब लोगों को बिलीव नहीं होता था कि यहाँ पे भी कुछ बड़ा बन सकता है। लेकिन आज मुंबई, पवई, हिरानंदानी में रहना लोगों के लिए प्राइड की बात होती है। वैसे ही मुंबई, नवी मुंबई भी लोगों को लगता था यार ये कहाँ खाड़ी में जाके रह रहा है, क्योंकि आजू बाजू में अच्छे कच्चे रोड थे, कीचड़ था, ट्रेन पहले बेलापुर वाशी तक ही आती थी। तो ये सारे लोग वजह से लोगों को तब भी मुंबई, नवी मुंबई का यानी कि मुंबई 2.0 का भी फ्यूचर नहीं समझ में आया। वैसे ही
आज मुंबई 3.0 पनवेल रीजन में और उरण रीजन में जो बन रही है, वहाँ पे पूरी बंजर ज़मीन है, वहाँ पे ठीक से रोड नहीं है, तो लोगों को लगता है कि यार यहाँ क्या बनेगा। लेकिन आप मानो गवर्नमेंट जिस लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रही है, जिस तरीके से रोड बना रही है, जिस तरीके से अभी बजट्स डिक्लेयर कर रही है, ये बहुत नेक्स्ट लेवल का शहर बनेगा। मतलब ये मान के चलिए कि सिंगापुर लेवल का, शंघाई लेवल का इन लोगों का टाउन, यानी कि हाई रेज बिल्डिंग 70, 80, 90, 100 फ्लोर की बिल्डिंग बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्लान है। तो उस लेवल का एफएसआई भी मिलेगा, उस लेवल की अप्रिसिएशन भी मिलेगी। बस आपको सही समय में, जैसा मैंने बनाया कि टेक्निकल और फंडामेंटल कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको फंडामेंटल्स में क्लियर होगा, और कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको टेक्निकल्स में क्लियर होगा। बट सर ये इतना जो आपने समझाया, समवन हु इज नॉट हैविंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट लैंड, कभी खुद से कुछ परचेज भी नहीं किया होगा अगर पास्ट में, तो उनके लिए बहुत इंटिमिडेटिंग है, डराने वाली बात है। एग्जैक्टली। सो हाउ टू मेक श्योर कि अगर आप जा रहे हो मार्केट में इन चीज़ों के लिए, तो व्हाट मिस्टेक्स जो है वो नहीं करना है? सर देखिए, एक्चुअली महाराष्ट्र में हम जिसको लैंड परचेस करने का बेसिक जो है वो है 7/12। अगर कोई भी महाराष्ट्र में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है या मुंबई के सबब में रह रहा है या महाराष्ट्र के बाहर भी रह रहा है, तो वो क्या बोलता है कि यार कहीं भी अभी मैं भी बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट होता हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप जो ज़मीन हमें दोगे उसका 7/12 भेज दो। तो मुझे स्टार्टिंग जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मैं भी सेम क्वेश्चंस करता था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली मुझे लगता था कि 7/12 ही लैंड का रिकॉर्ड में सब कुछ होता है, बराबर नहीं। लेकिन अभी तक लोगों को 7 और 12 क्या होता है, गांव नमूना 7 और गांव नमूना 12, कि गांव नमूना 7 में आपको कौन सी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है और गांव नमूना 12 में कौन सी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती है, ये लोगों को पता नहीं। और 7/12 पे नाम होना मतलब लैंड का पोजीशन या लैंड का ओनरशिप नहीं होता है। लैंड का पोजीशन यानी कि सेल्डेड डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम ढंग से होना चाहिए, उसका पोजीशन आपके पास में होना चाहिए। आपके 7/12 में जितनी ज़मीन है वो भू अभिलेख रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर आकार फोड़ आकार बंद, यानी कि 1954 1956 में जब से ये 7/12 रिकॉर्ड्स बनने लगे, तब से गवर्नमेंट ने उस टाइम पे जो सर्वे नंबर्स आए थे, तो फिर फैमिलीज डिवाइड होती गई, तो सर्वे नंबर्स के टुकड़े पड़ते गए। तो अभी आता है, मान के चलो कि कोई सर्वे नंबर 15/1 है, कोई 15/1.2 है या 1.A है, ऐसे मल्टीपल्स होते हैं। तो एग्जैक्टली कौन से 7/12 के हिस्से में कितनी जमीन आई है और वो उतनी ही जमीन 7/12 में है क्या, ये चीजें जहां पे अंडरस्टैंड होती तब आपको पता चलेगा कि जितना 7/12 पे जमीन मैं खरीद कर रहा हूँ, जितने की सेल डीड मैं बना रहा हूँ, क्या उतनी जमीन भविष्य में भी मेरे पास में रहेगी। या हो सकता है कि आज आप 20 गुंठा का पैसा दिए हो, 20 गुंठा का पोजीशन लिए हो, डॉक्यूमेंट 20 गुंठे की हुई है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे 20 गुंठा की भरी है, लेकिन आकार फोड़ आकार बंद के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट पे वो जमीन आपके हिस्से की 16 गुंठा की है। तो जब वहां पे नगर विकास खाता आएगा, यानी कि डेवलपमेंट जब आएगी, तब आपको 7/12 के अकॉर्डिंगली प्लॉट की पोजीशन नहीं मिलेगी, उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली मिलेगी। तो सबसे बेसिक होता है कि कुछ चीजें हैं सर, जो मैं जब भी मेरे पास में कोई लैंड परचेस के लिए आता है तो मैं उसके सामने इंडेक्स रखता हूँ। मेरे पास में जो फाइल देता हूँ मैं, तो उसमें 9 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं कि सर हम आपको ज़मीन देने के पहले ये 9 रिकॉर्ड्स को हम लोग खुद आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे जो हाई एंड टीम है, जो सीएज है, वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट ऑफिसेस है, रिटायर ऑफिसर्स है जो हमें सजेशंस देते हैं, तो उनसे हम लोग उसको प्रॉपर वेरीफाइड करते हैं। तो कोई भी बंदा अगर वहाँ पे ज़मीन खरीदने जा रहा है, 7/12 यानी कि लैंड खरीदने जा रहा है, कच्ची ज़मीन खास करके खरीदने जा रहा है, तो ये जो मैंने अभी रिकॉर्ड्स बताए, जिसमें 7/12 भी इंपॉर्टेंट है, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर उस बंदे ने अगर पहले किसी और से ज़मीन खरीदी है तो वो पहला चेक करो, अगर खरीदी नहीं है, इंसेस्टर प्रॉपर्टी है, तो फेरफार करके एक रिकॉर्ड होता है जिसमें आपको वो ज़मीन कब किसके नाम पे ट्रांसफर हुई और उसमें क्या रिकॉर्ड है, ये पूरा आपको फेरफार रिपोर्ट में समझ में आता है कि सर्च टाइटल सर्च रिपोर्ट का विश्लेषण आपको उसमें दिया जाएगा। तो ये चेक करना इंपॉर्टेंट है। आकार फोड़ आकार बंद चेक करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका गट बुक नकाशा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका जमीन का पोजीशन, जो गट बुक नकाशे के अकॉर्डिंगली और 7/12 के अकॉर्डिंगली वहां पे एक्चुअली उस फार्मर के पास में उतनी जमीन पोजीशन में है क्या, वो रिकॉर्ड चेक करना बहुत मस्ट है सर। इसमें से अगर एक भी स्टेप आप ड्यू टू डिस्काउंट या सस्ती चीजों के चक्कर में आप मिस करते हो, तो आप भविष्य का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। आज आपको 1-2 लाख रुपए में शायद सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है कहीं पे, जो बेच रहा है उसको भी पता नहीं है कि ये सारे रिकॉर्ड्स चेक करने होते हैं। उसको बस यही पता चल रहा है कि यार मुझे सस्ते में मिल रही है, मैं सस्ते में बेचूंगा तो मेरी ज़मीन फास्ट बिक जाएगी, मैं 2 पैसा कमाऊंगा। और हो सकता है कि उस फार्मर को भी पता नहीं है इस रिकॉर्ड के बारे में, क्योंकि उस बेचारे की पिताजी की या दादाजी की ज़मीन मिली है, जितनी मिली है वो जोतता जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स भी उसको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है, तो उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं। गलती तो या तो देने वाली की है जिसको खुद नहीं पता है कि मैं क्या दे रहा हूँ, या तो फिर वो लेने वाली की है जिसको खुद नहीं पता है मैं क्या ले रहा हूँ। सिंपल है सर।
बट इट सीम्स कि जैसे आपने 2-3 बार ये वर्ड बोला, कच्ची जमीन हाँ हाँ हाँ, एंड इट्स लाइक रॉ मटेरियल है। इंडस्ट्री में कहते हैं एग्जैक्टली, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज रॉ मटेरियल रॉ है, मटेरियल, उसमें आप वैल्यू ऐड करते हो एंड देन यू गेट अ हाई वैल्यू फिनिश्ड वैल्यू एडेड गुड, एग्जैक्टली, जिसकी वैल्यू रॉ मटेरियल से कई गुना ज्यादा होती है। राइट, बट अगर जमीन को भी उसी केस में रखे, सो देयर हैज टू बी अ प्रोसेस जिसके थ्रू जमीन गुजरेगी, तब जाके उसकी वैल्यू रियलाइज वैल्यू होगी। बनेगी, एग्जैक्टली, तो फिर अगर एक कोई पर्सन आके उस रॉ मटेरियल को आज के डेट में परचेज कर रहा है, व्हाट विल द प्रोसेस बी जब जाके उसको फाइनली उसका एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा? क्या क्या तरीकों के साथ वो एग्जिट ले सकता है, या उसको क्या वो पॉइंट आएगा जब वो वैल्यू एक्चुअल में जो है बढ़ जाएगी? कैसे हो सकता है, क्या क्या इसमें डायरेक्शंस में हम जा सकते हैं? परफेक्ट। अगेन मैंने शॉर्ट में जो पहले बताया था टेक्निकल और फंडामेंटल, अभी हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को इलेबरेट करते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। देखिए, टेक्निकल में जो मैंने कहा था कि ज़मीन कौन सी खरीदनी है आपका क्लियर होता है, सॉरी फंडामेंटल में आपका ये क्लियर होता है कि ज़मीन कौन सी खरीदनी है। मतलब क्या कि वहाँ पे लोकेशन क्या है, डेवलपमेंट क्या आ रही है, और गवर्नमेंट का क्या क्या वहाँ पे पॉलिसीज़ है, वहाँ पे क्या क्या बन सकता है, वहाँ से फिजिबिलिटी यानी कि हम लोग जिसको बोलते हैं कि कनेक्टिविटी क्या है। ये चीज़ें आपको फंडामेंटल में क्लियर होती है कि मुझे ज़मीन कौन सी खरीदनी है। उसी के साथ साथ आपका लीगल रिकॉर्ड्स वहाँ पे ही आता है, जो फंडामेंटल में आपको देखना है। जो मैंने 4-5 डॉक्यूमेंट्स बताए वो आपको फंडामेंटल में क्लियर करनी है। टेक्निकल में क्या आता है कि वहाँ पे लैंड पार्सल कितना अवेलेबल है, मतलब सप्लाई और डिमांड का गेम, कि वहाँ पे कितना सप्लाई है और कितना डिमांड है। डिमांड क्यों है कि वहाँ पे ऐसी कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही है जिसके वजह से ये डिमांड बढ़ता जाएगा और जिसके वजह से मेरे जो लैंड के प्रॉफिट्स है वो इनहांस होते जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको सर पैरेलली चेक करनी है। सिर्फ बहुत बड़ा डिमांड आ रहा है और बहुत सही टाइम है वहाँ पे खरीदने का, इसलिए आप कोई भी ज़मीन खरीदोगे तो आपका पैसा या वहाँ पे आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा। साथ ही साथ आपको लोकेशन भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, साथ ही साथ आपका वहाँ पे जो लैंड का रिकॉर्ड है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। साथ ही साथ सिर्फ वहाँ पे छोटे मोटे बिल्डर कुछ कह रहे हैं इसलिए नहीं, ताकि गवर्नमेंट भी उसमें इन्वॉल्वमेंट उतने बड़े लेवल पे कर रही है क्या, ये भी देखना चाहिए। जैसे कि आज के डेट में आप कोई भी न्यूज़ चैनल ओपन करके देखोगे, हर दूसरे तीसरे दिन सीएम साहब खुद आके बोलते हैं कि वी क्रिएट थर्ड मुंबई सबब ऑफ अटल सेतु, उसके बाजू में हम लोग डेटा सेंटर बनाने वाले हैं। अभी टाटा के साथ में उन्होंने नॉलेज सेंटर बनाने का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। हाँ, इनोवेशन सेंटर बनाने का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। $1 बिलियन 11.5 बिलियन डॉलर ने कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए टाटा इंडस्ट्री वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। साथ ही साथ फॉरेन एफडीआई फंडिंग, यानी कि आपने वो भी न्यूज़ देखी पढ़ी होगी, चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन भी वो लिंक मैं आपको भेजूंगा, डाल दीजिए आप, कि 2024 में जो एफडीआई है उसमें से एक इंस्टीट्यूशनल ये है फिनेंस कंपनी है ब्लैक रॉक, उन्होंने भी $11.5 बिलियन का कमिटमेंट किया है एमएमआरडी के साथ में कि हम यहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप में हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारा रहेगा करके। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही है, तो इससे आपको फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं और टेक्निकल्स भी क्लियर हो जाते हैं कि कौन आ रहा है। तो ये टाइम सही है कि अभी लेटेस्ट न्यूज़ है तो वहाँ पे भी उतनी लेवल पे बाइंग नहीं हो रही। और थोड़ा सा मैं ऑन द कैमरा ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर, बहुत बड़े लेवल पे गवर्नमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट्स के इनसाइडर बहुत बड़े लेवल पे ये दोनों एरिया में, दोनों रीजन में, खास करके एमएमआरडी रीजन में बहुत बड़ी बाइंग कर रही है, अलग अलग नाम से बाइंग हो रही है। तो आप समझ लीजिए कि कौन बाइंग कर रहा है, उसका फंड कहाँ से आ रहा है, किसी को नहीं पता है, लेकिन बाइंग बहुत तगड़े लेवल पे हो रही है। तो आम आदमी ने ये चीज़ों का सिग्नल अंडरस्टैंड करना चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट भी बता रही है, कॉर्पोरेट्स भी बता रहे हैं। जियो ने तो 2008 में वहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने 4,500 एकड़ जमीन खरीद करके, सर यू जस्ट इमेजिन कि आज की उसकी वर्थ क्या है उस जमीन की। और आज की छोड़िए, आज से 5-7 साल 10 साल बाद जब वहाँ पे शहर बनेगा तब वहाँ की वर्थ क्या रहेगी, जब एयरपोर्ट 100% ऑपरेशन में रहेगा तब उसकी वर्थ क्या रहेगी। तो इससे अपने को ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आपका बेसिक क्लियर करना है आपको, ये जो 7/12 में ज़मीन के अगर आप पैसे डालने हैं या कच्ची ज़मीन में खरीदी करनी है तो मुझे कौन सी एरिया में पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पे डेवलपमेंट कौन करने वाला है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप उस जगह पे जाके पैसा डालोगे जहाँ पे एमआईडीसी आने वाली है, जहाँ पे कोई फैक्ट्री आने वाली है। बहुत सारे लोग अभी कोकन में भी पैसा डाल रहे हैं कि यहाँ पे स्टेडियम आने वाला है, यहाँ पे हुआ। सर इन सारी चीज़ों से शहर की निर्मित नहीं होती है। प्रॉक्सिमेटली और कनेक्टिविटी, कि आप अगर एग्जिस्टिंग शहर से निकलोगे तो कितने टाइम में नए शहर में पहुंचोगे, क्योंकि डे वन में वहाँ पे रेसिडेंशियल नहीं है, कमर्शियल नहीं है, वहाँ पे तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ डेवलप हो रहा है तो एग्जिस्टिंग शहर के ही लोग वहाँ पे जाके अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं ना सर।
तो वो कितना अप्रोक्सीमेटली, जैसे कि अभी गुजरात में एक बहुत बड़ा शहर बन रहा है, डोलेरा सिटी बोलते हैं, लेकिन वो आपका जो अहमदाबाद है वहाँ से 100-110 किलोमीटर 120 किलोमीटर की दूरी पे। तो अगर कोई भी अपना खुद का बड़ा प्रोजेक्ट या छोटा प्रोजेक्ट के तौर पे अगर स्टार्ट करना चाह रहा है तो रोज 110 किलोमीटर चल के थोड़ी आएगा सर वो। हाँ, वो बड़ी बहुत बड़ी लेवल पे जो सिटी बन रही है जहाँ पे पूरा रॉ मटेरियल या पूरे रॉ जमीन में बन रही है, जहाँ पे आजू बाजू में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे बड़ी कंपनीज के लिए बेनिफिट होता है जो 100 एकड़ 200 एकड़ 500 एकड़ की फैक्ट्रीज लगा के अपना इंडस्ट्री ग्रो करे, क्योंकि वो सारी चीजें उनकी इन हाउस होती है। लेकिन अगर हम लोग HNI हाई नेटवर्थ जो 100 करोड़ 50 करोड़ या मान के चलो 1 करोड़ 10 लाख रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को उतनी बड़ी सिटी उतना बड़ा मुनाफा नहीं दे पाती उतने कम समय में, क्योंकि हम लोग जो है वो करंट जनरेशन की बात करते हैं। हम जो जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं, जहाँ हमारा पॉडकास्ट भी देखने वाले लोग हैं, वो 100 साल के बाद में 50 साल के बाद में क्या होगा उनसे उनको कुछ मतलब नहीं। वो सोचेंगे यार मैं अभी एट द एज ऑफ 30 में हूँ तो मुझे 40-45 में रिटायरमेंट लेनी है या मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो मुझे एक सही इन्वेस्टमेंट सही जगह पे करके रखनी है जहाँ से मुझे अच्छे रिटर्न्स आए। वो ये नहीं सोचेंगे कि मुझे 50 साल के बाद में क्या मिलेगा या मेरी थर्ड जनरेशन को, मेरे बाद में जो मेरे बेटे हैं और उनके बेटों को क्या मिलेगा, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री तो लार्ज स्केल पे उसी लेवल पे सोचती है। तो ये बहुत माइनर चीज़ें हैं सर जो लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। एक नॉर्मल इंडिविजुअल स्पेशली अगर वो मुंबई साइड में बॉर्न ब्रॉटअप है और कुछ जनरेशन से यहाँ पे है, तो उनके पास में लैंड डीलिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं होता है। फॉर देम लैंड बेसिकली मीन्स सेकेंड होम या फिर वो फार्म हाउस या बंगलो। तो जब मुंबई 3.0 के बारे में भी लैंड का वो सोचते हैं तो उनके माइंड में वो थॉट सबसे प्रिलिमिनरी आता है कि यहाँ पे आई कैन मेक अ हाउस। बट जैसे आप अभी मल्टीपल टाइम बोल रहे हो, द एंटायर स्टोरी ऑफ गेटिंग लैंड इन मुंबई 3.0 इज नॉट कि आप जा रहे हो फिर एक मस्त बंगला बना रहे हो फिर रह रहे हो, वो नहीं है। आपने इंडस्ट्रियल जोन्स की बात की, आपने कमर्शियल जोन्स की बात की, आपने रिजर्वेशंस की बात की, रेसिडेंशियल की बात की। सो ये एक लेमैन के लिए आप बता सकते हो कि ये टाइप की जमीन और जो सेकेंड होम का जो कॉन्सेप्ट चलता है उसके अंदर मेजर डिफरेंस क्या, और ये रॉ मटेरियल वाली जमीन जो एक अच्छी जमीन व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाई दिस इज हैविंग मोर स्कोप ऑफ गेटिंग टू अ हायर वैल्यू? डिफरेंस सिर्फ इतना ही है सर, जैसे कि आप फार्म हाउस के लिए लैंड खरीदते हो या बंगलो के लिए लैंड खरीदते हो या सेकंड होम के लिए लैंड खरीदते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप ये देखते हो कि यार ग्राम पंचायत का या गवर्नमेंट का कोई स्टेट हाईवे के आजू बाजू में मुझे कोई ऐसी लैंड मिल जाए जहाँ से मैं वीकेंड्स में जाके थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड में रह सको, अपने फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर सको। वहाँ पे लोग अप्रिसिएशन के बारे में उतना नहीं सोचते। हाँ, बट ऑफिस लैंड में पैसा डालोगे तो आप ना चाहते हुए भी उसमें अप्रिसिएशन मिलेगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन उस लेवल पे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा जो आपको टाउन में मिल सकता है, मतलब जहाँ पे न्यू टाउन डेवलपमेंट होने वाला है। तो उसमें डिफरेंस यही है सर कि वहाँ पे आपको कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी, आपको इम्पैक्ट वहाँ पे लाइट भी लेनी है तो पोल का पैसा भी कोटेशन के साथ आपको ही भरना पड़ेगा। आपको अगर वहाँ पे पानी का कनेक्शन लेना है तो या तो आपको बोरवेल खुद करना पड़ेगा या खुद आपको वाटर सप्लाई का कनेक्शन अपने पैसे से लेना पड़ेगा। लेकिन मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ या हम जिसके बारे में एग्जैक्ट इस पॉडकास्ट को डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो मेजर है कि टाउन में क्या बनेगा। तो जैसे कि एक लेमैन है तो हम पहले इसको डिकोड करते हैं कि अगर वो आज के डेट में वहाँ पे समथिंग अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करता है तो व्हाट विल वो वहाँ से क्या ले सकता है, उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो सिंपल है सर, आज मान के चले कि ये जो सबब एरिया है वहाँ पे आपको 6-7 लाख रुपए से लेके 15-20-25 लाख रुपए में 1000 स्क्वायर फीट का, यानी कि एक गुंठा, जो महाराष्ट्र में बोलते हैं एक गुंठा प्लॉट मिलेगा, बराबर है। अभी दूसरा एक यहाँ पे चैलेंज आता है, मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि 7/12 में अगर आप एग्रीकल्चर जमीन खरीदने जा रहे हो तो महाराष्ट्र में लैंड फ्रेगमेंटेशन लॉ है, टुकड़ाबंदी कायदा, कि आप एग्रीकल्चर लैंड को 1-2 गुंठे के तौर पे नहीं खरीद सकते। उसके लिए आपको या तो नॉन एग्रीकल्चर यानी कि एनए में जाना पड़ेगा, या तो फिर आपको जैसा कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 16 गुंठे का मिनिमम परचेसिंग होता है, 16 गुंठा आपको मिनिमम परचेस करना है अगर वो खेती की लैंड है। तो अगर मान के चलो वहाँ पे बगीचा है, यानी कि मान के चलो आम के पेड़ है जिसको हम लोग बागायती क्षेत्र बोलते हैं, तो आप 10 गुंठे के ऊपर खरीद सकते हो। तो आज के डेट में हम जो सबब में देख रहे हैं खास करके वहाँ पे बागायती क्षेत्र यानी कि बगीचे की लैंड तो है ही नहीं, ज़्यादातर करके यहाँ पे जो राइस की खेती है वही मिलती है आपको। तो मिनिमम आप एक मान के चलिए कि यहाँ पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो 16 गुंठा मिनिमम आपको चाहिए। अभी अगेन हम लोग आते हैं कि एक लेमैन के तौर पे अगर कोई बंदा अपने पास में 10-20 लाख रुपए ही है तो वो तो ज़मीन नहीं खरीद पाएगा। और सेम हुआ नवी मुंबई में भी। नवी मुंबई में भी बहुत सारे लोगों ने के पास पैसे थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे,
1-2 लाख रुपए उस टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन कुछ लोगों के पास में हुआ करते थे, लेकिन वो कच्ची ज़मीन में 1-2 गुंठा नहीं खरीद पाए। इनफैक्ट 90s में अगर आप देखोगे तो नवी मुंबई में 10-20 हज़ार रुपए गुंठा में ज़मीन मिलती थी, तो 16 गुंठा यानी कि लाख 1.5 लाख रुपए ही लगता था, लेकिन उस टाइम पे लाख 1.5 लाख रुपए मतलब वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू थी। नवी मुंबई वाशी में आपको फ्लैट आता था पूरा लाख 1.5 लाख रुपए में। तो लोगों ने वो फ्लैट परचेस करना प्रेफर किया, क्योंकि गवर्नमेंट उस फ्लैट को परचेस करने के लिए लोन देती है कि 1.5 लाख का फ्लैट है तो मान के चलो आपने 30,000 रुपए 20,000 रुपए डाउन पेमेंट किया, ऊपर का लोन लिया। वैसे सिमिलरली वो वही जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है आज भी चल रही है कि 1.5 करोड़ का फ्लैट है तो 10-20-30 लाख रुपए डाउन पेमेंट डाला और ऊपर का आपने लोन कर दिया। तो अगर आपको इस कच्ची जमीन में पैसा डालना है और आपके पास में उतना इनफ फंड नहीं है, तो आप ग्रुप में लैंड खरीद सकते हो। जरूरी नहीं कि ग्रुप में आके हम सिर्फ आंदोलन ही करें, इन्वेस्टमेंट भी तो कर सकते हैं ना। तो मान के चलो कि 8-10 दोस्त मिलके अगर उन्होंने 20 गुंठा जमीन, किसी ने 2 गुंठा, किसी ने 3 गुंठा, ऐसा ग्रुप में खरीद के रखा और ये सोच से रखा कि 5-7 साल 10 साल के बाद यहाँ पे टाउन प्लान बनेगा और ये जमीन जब टाउन प्लान में जाएगी तो उसकी करोड़ों की वैल्यूएशन बनेगी, या तो हम कोई कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करके इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उस टाइम पे अगर आपकी कंस्ट्रक्शन की पैसे खर्च करने की अगर कैपेसिटी है तो आप वो भी कर सकते हो, या आप ये सोच सकते हो कि किसी बिल्डर को उस प्लॉट को जेवी में देके उसमें पार्टनरशिप लिया जाए, तो दोनों कर सकते हैं। और अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी रखते हो 15-20 गुंठा खरीदने की तो वेरी गुड, आप जाके खरीद लो। तो उसको अगर वो जमीन खरीद के सिर्फ आने वाले कुछ टाइम तक छोड़ देनी है, यानी कि 2 साल 3 साल 5 साल तक। गवर्नमेंट अपनी प्रोसेस में लगी हुई है, ऑलरेडी सारे गैजेट्स आ चुके हैं, उसमें लोगों के साथ में डिबेट चल रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर फाइनल जो है अपना गैजेट भी लॉन्च कर देगी, फिर डीपी प्लान यानी कि डेवलपमेंट प्लान आएगा, सेक्टर प्लानिंग बनेंगे, रोड्स बनना चालू हो जाएंगे, जिनकी वहाँ पे कच्ची ज़मीनी थी उनके बदले में उनको वहाँ पे प्लॉट मिलना चालू हो जाएगा। फिर अगेन वो प्रोसेस आ गई, आप किसी डेवलपर को दो या किसी कॉन्ट्रैक्टर को दो, या खुद वहाँ पे खड़े रह के जैसा आप गाँव में घर बांधते हो वैसा बांधो। लेकिन ये आप टाउन प्लानिंग में कर सकते हो। तो इसके वजह से हो क्या रहा है सर, यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई उतना ही है। हाँ। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन बहुत फास्ट मिल रहा है, लेकिन आप जहाँ पे सेकेंड हाउस या बंगलो या फार्म हाउस का आप सोच रहे हो, वहाँ पे डिमांड शायद कब आएगा वो पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट की कोई डिक्लेरेशन ही नहीं कि यहाँ पे हम लोग टाउन बनाने वाले। तो वहाँ पे क्या रहेगा सर, सप्लाई जो है वो बढ़ता रहे, मतलब सप्लाई जो है वो रहेगा, डिमांड जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपने फार्म हाउस बनाया, जैसे कि आपने अभी करजत में, खोपोली में किसी ने फार्म हाउस बनाया रहेगा, तो ऐसा तो नहीं कि सर उसके फार्म हाउस के बाजू में सारे फार्म हाउसेस बने, बराबर है। फार्म हाउस का मतलब ही लोगों को है कि पीस ऑफ माइंड चाहिए कि आजू बाजू में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे अभी वो फार्म हाउस बनने लगे हैं, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं बने। जैसे कि 90s में आपने अगर कहीं पे फार्म हाउस की लैंड ली थी और अभी वहाँ पे उसकी वैल्यूएशन को कैलकुलेट कीजिए और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट कीजिए, और उतनी अमाउंट आपने शहर जहाँ पे टाउन प्लान यानी कि नवी मुंबई बनने वाली थी वहाँ की रॉ लैंड में पैसा इन्वेस्ट किया था, और उसका आप अप्रिसिएशन चेक कीजिए, तो बहुत बड़ा आपको उसमें क्या मिलेगा सर, डिफरेंस मिलेगा। तो सिंपल है, आप अगर पीस ऑफ माइंड चाहते हो, एंड यूज चाहते हो, तो फार्म हाउस की आप लैंड यानी कि रॉ लैंड खरीद के आप सेकंड होम की लैंड खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छा अप्रिसिएशन चाहते हो तो ये टाउन की लैंड खरीद सकते हो जहाँ पे नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट की। तो ये सिंपल, एक तरफ शौक है, एक तरफ इट्स अ टूल। बट सर जैसे आप बोल रहे हो कच्ची जमीन बाद में टाउन प्लानिंग आएगी, फिर उसका वैल्यू जो है अप्रिशिएट होगा, बट वाइल परचेसिंग नाउ 2026 में जैसे कोई कस्टमर आ रहा है या कोई इंडिविजुअल आ रहा है, हाँ नहीं बट खरीदे, चलो ठीक है, वो इतने अभी स्टोरी अगर फ्यूचर की दिख रही है तो खरीदेगा, राइट, बट हाउ कैन ही नैरो डाउन, वो फिल्टर कैसे करे कि यहाँ पे जो भी मैं अभी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी प्लॉट ले रहा हूँ, वहाँ पे अच्छी टाउन प्लानिंग के अंदर ही मैं आऊंगा, या जो भी मुझे प्लॉट एलोकेट होगा दैट विल होल्ड वैल्यू, या फिर टाउन प्लानिंग जो है अप्रोक्सीमेटली इतने इतने टाइम में आ जाएगा, वो कैसे डिस्टिंग्विश करे कि ये एक अच्छा प्लॉट है और ये एक प्लॉट है जो शायद 10 साल तक इसमें कुछ एक्टिविटी नहीं होगी, राइट। सर उसके लिए होता क्या है कि कोई भी टाउन प्लानिंग जो बनती है, गवर्नमेंट कोई भी एरिया को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे शहर बनाता है ना, उसके पहले उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसके बैक एंड में, कि अगर मान के चलो कि उस एरिया में अगर बहुत बड़े लेवल की डेवलपमेंट करनी है, तो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कहाँ, उन्होंने अगर कुछ लैंड परचेस करके रखी है क्या उनकी कुछ लैंड है क्या वहाँ पे, क्योंकि इतना बड़ा शहर बन रहा है और इंडिया के बड़े टाइकून्स वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता, राइट। ये सबसे पहला आपको मतलब हमें टेक्निकल चल रहा है।
इन्वेस्टिगेशन करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है कि अच्छा अगर मैं मुंबई 3.0 MMRDA रीजन में अगर मैं ज़मीन ले रहा हूँ तो क्या MMRDA रीजन के आजू बाजू में या वहाँ पे आसपास कहीं पे किसी ने बड़ी इन्वेस्टमेंट किया है क्या। जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि रिलायंस ने 2008 के बहुत पहले 8 तक तो एंड हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, 4,500 एकड़ ज़मीन खरीद के रखी थी। तो ये एक इनपुट अपने को मिल सकता है। दूसरा, जैसे कि अभी MMRDA रीजन ही डेवलप क्यों होगा बड़े लेवल पे, गवर्नमेंट चाहती तो फिर नवी मुंबई वाशी का जो ब्रिज था उसी को और एक्सपांड करके नवी मुंबई की तरफ ट्रैफिक खींच के नवी मुंबई के आगे का एरिया बढ़ा देती। अटल सेतु क्यों बनाया, और वो अटल सेतु जो कि उल्वा या एयरपोर्ट की तरफ उतारा जा सकता था, वो अटल सेतु उरण तहसील में ही क्यों उतारा जहाँ पे MMRDA रीजन अभी आइडेंटिफाई है। तो एक इनपुट है कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कई हजारों करोड़ रुपए लगा के इंडिया का सबसे बड़ा सेलिंग उन्होंने बनाया, राइट सर। तीसरी चीज, वहां पे जाने वाले रोड जो है ऑलरेडी वाइड बनाए हैं। जैसे कि अभी पनवेल से लेके JNPT को जाने वाला रोड पहला 2 वे था, मतलब 2 लाइन का रोड था, अभी वो लगभग 12 लाइन का हो गया, मतलब 4+4 आपका मेन रोड है, 8 लेन हो गए और सर्विस रोड 2+2 यानी कि 12 लेन का रोड बनाए। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो अभी बहुत फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है, जिसको हम लोग विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर बोलते हैं, यानी कि MMRDA का ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी लैंड एक्विजिशन फर्स्ट फेज की ऑलमोस्ट फाइनल हो गई है। ऑलमोस्ट या मतलब पहले विरार से स्टार्ट होगा और जो उरण तहसील है वहाँ पे वो एंड होगा। तो ये टोटल जो है वो 96 किलोमीटर का उसका फर्स्ट फेज है और सेकंड फेज आपका पेन तहसील और उरण तहसील का रहेगा। तो उसका लैंड एक्विजिशन हो चुका है बहुत बड़े लेवल पे, कुछ छोटा मोटा पॉकेट में बचा है, वहाँ पे कुछ हो सकता है कि गवर्नमेंट के कुछ रीजंस हो तो वो बचा है, लेकिन उसका ऑलरेडी डिक्लेरेशन है कि 2026 में काम चालू करना है। LND के पास पहले था, अभी LND से उनका निकाल के अभी अदानी को दे दिए वो प्रोजेक्ट। तो ये उसका डिफाइंड है, जैसे कि नवी मुंबई जब डेवलप होना चालू हुआ तो सायन पनवेल हाईवे को पहला प्लान किया गया। लोगों को लगा कि नहीं, वो पहले मुंबई घूम के जाना पड़ता था ठाणा से, तो इन लोगों ने शॉर्टकट पुणे मुंबई रोड निकाला है। लेकिन अभी भी लोगों को लग रहा है कि ये अलीबाग के लिए बना है, लेकिन जिस एरिया से वो जा रहा है गवर्नमेंट की स्पेसिफिक उस एरिया में कुछ ना कुछ बहुत बड़े लेवल पे प्लानिंग है। तो ये जो MMRDA रीजन से जो ये 16 लेन का रोड जा रहा है जिसमें आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी है, 4x4 का एक्सप्रेस वे है, 2x2 का सर्विस रोड है और एक्सट्रीम एग्जिट में आपको BRT यानी कि बस रैपिड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी मिल गया और प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी मिल गया। तो इसके सबब में भी डेवलपमेंट हो, तो ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज़, जैसे कि अभी 2026 में बैठे हैं तो ये चीज़ पिछले साल डिक्लेयर हुई है और इस साल में मैं ज़मीन खरीदने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, ये 2014 से डिक्लेयर्ड है। वैसे देखा जाए तो MMR का अगर आप प्लान देखोगे 91 का, तो उसमें भी एरिया जो है वो नोटिफाइड है, लेकिन क्लियर नहीं था कि MMR रीजन में यहाँ पे एग्जैक्टली बनेगा क्या और बनेगा कब। तो ये हम लोग ना 90s की बात कर रहे जब MMR का प्लान आया, ना ही 2000 की बात कर रहे जब नवी मुंबई डेवलप हो रही थी, ना ही मैं 2014 की बात कर रहा हूँ जब एयरपोर्ट डिक्लेयर होता। हम बैठे अभी एयरपोर्ट के ऑपरेशंस के बाद जो स्टार्ट हो चुका है, हम बैठे हैं अभी अटल सेतु जो लॉन्च नहीं हुआ था जबकि वो ऑपरेशंस में आ चुका है। और अभी और कितने क्लू चाहिए हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे अभी शेयर बनेगा या नहीं बनेगा। और इस मोमेंट में आके भी कोई इन्वेस्टर को अगर ये डाउट है कि सर यहाँ पे शेयर बनेगा या नहीं बनेगा, तो मेरा मानना है कि फिर उन्होंने नवी मुंबई में 2 करोड़ रुपए में 2 BHK खरीद के रहना चाहिए। एंड सर, जैसे ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, ये मार्केटिंग में बहुत हेवीली यूज होते हैं कि ये 10 मिनट्स अवे, ये 5 मिनट्स अवे, बट एक इंडिविजुअल को ये तो ठीक है समझ में आता है कि प्रोजेक्ट आ रहा है, बट वो प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्यों जरूरी है। लाइक मेनी पीपल हैव आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, एयरपोर्ट बनने से क्या मेरे को कौन सा रोज फ्लाइट पकड़ना है, बट उसका जो लार्जर इम्पैक्ट होता है वो लोग समझ नहीं पाते। ये जो अपने प्रोजेक्ट्स अभी मेंशन किए, अटल सेतु, एयरपोर्ट एंड विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है, ये आई वांट कि आप ऑडियंसेस को थोड़ा समझाएं। जी सर, देखिए क्या होता है ना कि कोई भी एरिया में आपका इन्वेस्टमेंट होता है या आपका पैसा लगाया होता है, तो मेजरली मैंने जैसा बताया कि पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है कि वहाँ पे अगर डिमांड नहीं बढ़ेगा तो सप्लाई घटेगी कैसे, और सप्लाई घटेगी नहीं तो फिर उसका अप्रिसिएशन कैसे मिलेगा, राइट सर। तो जैसे कि अभी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आमतौर पे जो ऑर्डिनरी लोग हैं जिनका एयरपोर्ट से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है, उनको एयरपोर्ट का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट के वजह से जो आजू बाजू में जो डिमांड क्रिएट हो रहा है
वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, वो लैंड्स का हो, फ्लैट्स का हो, वो मार्केट का हो। जैसे कि अभी एयरपोर्ट आएगा तो उसके वजह से बहुत सारे बिजनेसेस इनहांस होंगे। तो अगर ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट हो रही है, जैसे कि एयरपोर्ट की वजह से कई हज़ारों लोगों को वहाँ पे जॉब के लिए आना पड़ेगा, जॉब क्रिएट्स होंगे, अलग-अलग बिजनेसेस वहाँ पे आजू-बाजू में कमर्शियल ऑफिसेस आएँगी, जिनका एयरपोर्ट से डायरेक्ट संबंध है। लेकिन उनके कंपनी से तो आपका कहीं न कहीं संबंध आएगा सर, राइट? जैसे कि अभी वहाँ पे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लॉजिस्टिक हब डिक्लेयर किया है। फेडेक्स ने अपना खुद का वहाँ पे बेस बनाया है। तो फेडेक्स आएगा तो वही अगेन कार्गो आ गया। तो कार्गो का इम्पैक्ट सर वहाँ पे अगर लॉजिस्टिक कंपनीज़ है तो उनके ऊपर आएगा। तो लॉजिस्टिक कंपनी की वजह से फिर अगेन लैंड का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। लैंड का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो अगेन अगर वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वो आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब बहुत सारी चीज़ों का डायरेक्ट आपके ऊपर असर नहीं होता है सर, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट और बेनिफिट उसके होते हैं। जैसे वीरा-लेवा कॉरिडोर की हम लोगों ने बात की। अगर वहाँ पे नया शहर बन रहा है, वाइडेस्ट रोड बन रही है, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अपने जो एस्टेब्लिश सेटअप्स है, वो नए शहर में बनाना चाहेगी, जिनको अपने बड़े लेवल पे कमर्शियल्स टावर बनाने हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बनानी है, रेसिडेंशियल के बड़े-बड़े हब अपनी टाउनशिप्स बनानी है। तो बड़ी बिल्डर्स, बड़ी कंपनीज़, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे आएगी सर? उस एरिया में आएगी। अगेन वहाँ पे अगर आपका छोटा-सा लैंड पार्सल है, तो वहाँ पे अगेन डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई घटेगा, तो कहीं न कहीं आपके ज़मीन के कॉस्ट के ऊपर उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा सर। यस। अगेन डायरेक्ट नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट तो आ रहा है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ सर, मात्र 20 मिनट में अटल सेतु के माध्यम से आप साउथ मुंबई जा सकते हो। बोलेगा सर मेरा कुछ काम ही नहीं है, मैं क्या करूँगा जाके वहाँ पे? लेकिन आप नहीं जा रहे हो, लेकिन आप जिस एरिया में ज़मीन ले रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहाँ से तो जाने-आने वाले लोग बहुत है ना सर, जो आपके एरिया की डिमांड बढ़ाएगी। तो अगेन वही कि डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत बड़े लेवल पे है, Yes. जो आपकी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करेगा। आई रिमेम्बर लाइक जब बीकेसी एकदम न्यू स्टेजेस में था, सो कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने मुझे बोला था कि संडे को लोग वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे, इतना वो खाली था। राइट, अभी ऐसे हो गया कि जाने अनजाने एवरी 2 वीक्स वहाँ पे कुछ ना कुछ काम से जाना ही पड़ता है। एग्जैक्टली। और कुछ बहुत ना कुछ काम बड़े-बड़े निकल के इवेंट्स आता होते है। हैं। यस। एंड माय क्वेश्चन इज अगेन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली, आपने कहा डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगा। नवी मुंबई का अगर मैं पर्सनली एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक उस शहर के अंदर जो अकम्प्लिश वो कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, वो था कि आज भी मेजॉरिटी ऑफ जो लोग नवी मुंबई में रहते हैं उनको जॉब्स के लिए जो है वो मुंबई सिटी में आना पड़ता है। बट द गवर्नमेंट्स विजन फॉर मुंबई 3.0 सीम्स कि वो उसको खुद को एक अपने अपने क्रिएशन, जॉब क्रिएशन मैग्नेट बनाना चाहते हैं। ये हाउसिंग मार्केट को किस तरीके से अफेक्ट करेगा? लाइक बिकॉज अगर सब ऑफिसेस बन रहे हैं तो डिमांड तो आएगी, बट आप सब बना रहे हो, फिर घरों के लिए स्पेस कम होगी, तो विल इट लाइक मेक द वैल्यू ऑफ हाउसेस मोर, या किस तरीके से चीजें होंगी? नहीं देखिए सर, एक्चुअली एमएमआरडी जो डेवलपमेंट कर रही है ना, वो सिर्फ कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं कर रही है। ओके। बहुत अच्छे लेवल पे उनका रेसिडेंशियल भी प्लान होगा उसमें। लेकिन जैसे कि नवी मुंबई के आपने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग रहते नवी मुंबई में है, लेकिन जॉब के लिए उनको मुंबई में आना ही पड़ता है। क्योंकि जब नवी मुंबई की डेवलपमेंट चल रही थी, तब वहाँ पे कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा ही नहीं गया था। या तो इंडस्ट्रियल यानी कि वहाँ पे एमआईडीसीज़ बनाई, जैसे पहले तुरबा एमआईडीसी थी, रबाड़ी एमआईडीसी थी, या फिर आगे जाके फिर तलोजा एमआईडीसी बनी। या तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा गया कि यहाँ पे फैक्ट्रीज बनेगी, या तो फिर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि यहाँ पे रेसिडेंशियल बनेगा। तो नवी मुंबई को तो उसी सोच से बनाया गया था। आप अगर बेलापुर सीबीडी को देखोगे तो वहाँ पे कमर्शियल्स बने, लेकिन उतनी कंपनीज वहाँ पे स्टार्टिंग में नहीं आई। मैं देखता था कि 2014 में जब मैं मुंबई आया था, तो जो बेलापुर का सेक्टर 15 है, वो एरिया पूरा ऐसा खाली-खाली पड़ा था। वहाँ पे ना नीचे के शॉप्स थे, ना कुछ था। लेकिन अगर 10 साल में अगर आप बेलापुर का अगर आप पूरा पिक्चर देखोगे सर, तो एकदम 360 डिग्री चेंज हुआ है। अभी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वजह से तो बहुत बड़े लेवल पे बेलापुर में डिमांड आएगा। लेकिन बेलापुर ऑलरेडी ओवर कंजेस्टेड है। वो कमर्शियल जितना रिक्वायर्ड है उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो नवी मुंबई में मुंबई 3.0 में यानी कि एमएमआरडी रीजन में जो कमर्शियल डेवलपमेंट होगी और रेसिडेंशियल भी डेवलपमेंट होगी, तो वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जॉब्स भी रहेंगे, बहुत बड़े लेवल पे आपको रेसिडेंशियल भी मिलेगा, और वो एक्सपांशन टुवर्ड द गोवा हाईवे यानी कि आप पेन तक, यानी कि वहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक लगभग उसका एक्सपांशन है। तो धीरे-धीरे जैसे डिमांड बढ़ेगी, आगे का एरिया अलग-अलग इसके लिए डेवलपमेंट के लिए ओपन किया जाएगा। तो इसके वजह से वो जो बैलेंस नवी मुंबई में नहीं दिख रहा है आपको, वो मुंबई 3.0 में 101% देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि 90s 80s में गवर्नमेंट के लिए न्यू टाउन डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट था जो उनके लिए नया था। उनके लिए बोल सकते हैं कि हम लोग एक पायनियर प्रोजेक्ट था कि जिसको उन्होंने लॉन्च किया। उसमें बहुत सारी गलतियां हुई,
जिसको दोबारा नहीं दोहराएंगे, हाँ जिसको इन्हांस करेंगे, उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको एक अच्छा लेवल पे डेवलपमेंट करने का प्लान ऑलरेडी कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये भी है कि मुंबई 3.0 एक सैटेलाइट सिटी से थोड़ा अलग, एक इंडिपेंडेंटली सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ लाइक इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली खुद Exactly. को गवर्न कर सके, एग्जैक्ट, उस लेवल का एक शहर बनने की कैपेबिलिटी है। राइट। इसलिए वहाँ पे कमर्शियल रेसिडेंशियल को ही बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे ग्रीन जोन को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। एजुकेशन, एजुकेशन, Yeah. मेडिसिटी, उसके बाद में नॉलेज सेंटर, ये सारी हम्म। चीज़ें वहाँ पे, इनोवेशन सेंटर जो अभी टाटा के साथ में जो अभी एग्रीमेंट हुआ है वो इनोवेशन सेंटर के लिए हुआ है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको अनबैलेंस जो होता है ना, जो ऑड इवन डेवलपमेंट दिखती है कि यहाँ पे एक ये चीज़ है लेकिन ये नहीं है, ये है लेकिन वो नहीं है, वो आपको मुंबई 3.0 में नहीं मिलेगी। वो बैलेंस करेंगे सर उस चीज़ को कि जॉब के लिए आपको अच्छे कमर्शियल्स मिलेंगे, फैक्ट्रीज के लिए आपको ऑलरेडी आजू बाजू में बहुत बढ़िया मेडिसिन को डेवलप करके रखा हुआ है। फिर रेसिडेंशियल के लिए या जो आपका ये हो बनेगा एडू सिटी वगैरह बनेगी, जैसे कि अभी वहाँ पे 750 एकड़ की ज़मीन ऑलरेडी एडू सिटी के लिए सिडको ने एक्वायर करके दी हुई है। मतलब जो लोग आज के डेट में बाहर जाते थे जिन इंस्टीट्यूट्स में एजुकेशन लेने के लिए, अगर उनकी फर्स्ट ब्रांचेस या फर्स्ट इंस्टीट्यूट्स अगर यहाँ पे बन रही है, मुंबई 3.0 के आजू बाजू में बन रही है, तो नॉट इवन इन इंडिया, फॉरेन के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आएंगे सर। तो एक स्टैंडर्ड क्रिएट होगा उसकी वजह से। राइट। एंड ऑल्सो एक चीज़ कैसे ये भी समझ में आ रही है कि ऑब्वियसली एक टाइम आने वाला है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाशी, कोई उस चीज़ को अटेंशन नहीं दे रहा था, हाँ दूर है, ये है, वो है। फॉर एक टाइम आया जब अचानक से लोगों ने उसका अटेंशन डेवलप उसके माइंड, लोगों के माइंड में हो गया कि सडनली शंकर महादेवन वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं, पाम बीच रोड मुंबई के किसी भी रोड से बेटर नजर आने लगता है, एंड सडनली वहाँ के प्राइजेस बहुत ही तेजी से बूस्ट हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली उसके पहले वाले फेज में चीज़ों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। आई वांट टू नो फ्रॉम यू, अभी आप एक काइंड ऑफ स्टोरी की तरह इस चीज़ को बताइए। इफ अ कस्टमर मुंबई और एनीवेयर इन इंडिया से यहाँ पे आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए उसके लैंड परचेसिंग के पूरे प्रोसेस को, सो दैट वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करे और मिस्टेक्स ना करे और कोई चीज में फंसे ना। एग्जैक्ट, इसलिए तो हम बैठे सर यहाँ पे। हाउ इट शुड बी, स्टेप बाय स्टेप उसको क्या करना चाहिए? एग्जैक्ट, होता क्या है ना सर, जैसे कि मैंने आपको, हम अभी पिछले 1 घंटे से एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या डेवलप होगा, कैसे डेवलप होगा, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या कहाँ पे आपको रिस्क हो सकते हैं और कौन से पैरामीटर्स है जिसको आइडेंटिफाई करके आप वहाँ का बेनिफिट मतलब ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे सर, मैं आपको एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बताऊंगा कि एज ए लेमैन अगर वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कितनी अमाउंट ऑफ लैंड मिल सकती है, वो कितने टाइम स्पैन में किस तरीके से डेवलप हो सकती है और उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो हम 1 बाय 1 समझेंगे। दूसरी चीज़, आपको अगर वहाँ पे ज़मीन लेनी है तो वो किस तरीके से हमें कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमा के दें। पहली चीज़ तो सर, मैं 2022 में जब इस इंडस्ट्री में फुल्ली इन्वॉल्व हुआ, वैसे तो मैं बचपन से 7/12 के बारे में जानता हूँ। द रीज़न इज़ कि मेरे पिताजी गवर्नमेंट में जॉब करते थे, तो उनको जिस दिन तहसील ऑफिस चालू होता है उस दिन छुट्टी नहीं मिलती थी, क्योंकि वो स्टेट ट्रांसपोर्ट में थे, तो उनका तो डेली ऑफिस डेली जॉब हुआ करता था। और बोल सकते हैं कि हम लोग, मेरे सौभाग्य से मेरा स्कूल तहसील ऑफिस के अपोजिट साइड में था कि मुझे अगर तहसील ऑफिस जाना है तो स्कूल छूटा 12:30 बजे, तो मैं रोड क्रॉस करके तहसील ऑफिस में जा सकता था। तो गांव में कुछ भी अगर मान के चलो खेती के रिलेटेड काम है, कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालने हैं, कुछ रिकॉर्ड्स निकालने हैं, तो पिताजी मुझे भेजते थे। तो मुझे भी उस टाइम पे इतनी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, लेकिन जाके समझ के, और मुझे हमेशा ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत पसंद ही रही। मुझे स्कूल में उतना इंटरेस्टेड नहीं था कि किताबें पढ़ो, अकबर बिरबल पढ़ो, इन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही। तो मैं स्पोर्ट्स में था, तो पूरा इंडिया में पहले एट द एज ऑफ 17 के पहले मेरा घूम के हो चुका था, तो उसके वजह से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी अदर बच्चों के मामले में। 7/12 फेरफार क्या होते हैं, 8 क्या होता है, 12 7 गाँव नमूना 7 क्या होता है, गाँव नमूना 12 क्या होता है, ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन जब मैंने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे 2022 को समझा, तो मेरी दिमाग की बत्ती जली यार। मैं अंडरस्टैंड किया कि वर्ल्ड के इतने बिलियनर्स इस इंडस्ट्री से है, तो मैं क्यों यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ।
और खास करके 2022 में एयरपोर्ट का काम बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था, अदानी ने टेक ओवर किया था और नेक्स्ट लेवल पे उसका काम चल रहा था, अटल सुतो का काम चल रहा था, रोज न्यूज़ आ रही थी। तो मैं एरिया को आइडेंटिफाई करना चालू किया कि अगर मुझे आने वाले 10, 15, 20 साल तक मेरा अपना करियर कहीं पे सेट करना है और साथ ही साथ मेरे साथ में जुड़ने वाले लोगों को मुझे अगर जस्टिफाई करना है कि आप मेरे ऊपर जो भरोसा किए हो उसको मैंने कहीं पे भी हवा ढलने नहीं दिए, तो मैं ये सबब को अंडरस्टैंड करना चालू किया। तो मेरे नज़र में दो चीज़ें आई सर। एक आया नैना रीजन, जो भी मुंबई 3.0 का हम लोग एक पार्ट मान सकते हैं। दिस इज नॉट अ थर्ड मुंबई, लेकिन एक पार्ट मान सकते हैं। एक्चुअल थर्ड मुंबई तो एमएमआरडीए रीजन है। तो एक एमएमआरडीए रीजन मेरे सामने आया। तो उस टाइम पे तो एमएमआरडी का रीजन डिक्लेयर नहीं था, बस सैंक्शन था कि वहाँ पे खोपटा टाउनशिप बनेगी और सिडको बनाएगी करके। लेकिन मैंने थोड़ा सा एरियल जब व्यू देखा, वहाँ पे कनेक्टिविटी देखी, तो मुझे समझ में आया कि इस एरिया में अच्छा डेवलपमेंट के लिए स्कोप बन सकता है। तो मैंने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चालू किया, स्टडी करना चालू किया। तो दोनों चीज़ें मेरे सामने, कुछ अच्छी चीज़ें भी आई और कुछ खराब चीज़ें भी आई। क्योंकि अगर वहाँ पे आप ज़मीन लेने जाते हो, बहुत सारे एजेंट्स है, आपको थाउजेंड्स ऑफ एजेंट्स मिलेंगे, जितने वहाँ पे खेडूत नहीं उतने ज़मीन बेचने वाले मिलेंगे आपको। मतलब आप एवी वहाँ पे चक्कर मारोगे गाड़ी लेके, उनको पता चलेगा नहीं गाड़ी हमारे गाँव की नहीं है, तो कोई भी आपको रुक के पूछेगा सर यहाँ पे कुछ प्लॉट भी चाहिए। तो आप ये भाजी तो नहीं है सर कि घर से ऑफिस से घर जाते जाते हम लोगों ने सड़क के किनारे 10 रुपए देके, 20 रुपए देके, 50 रुपए देके खरीदी, सब्जी नहीं है ये। तो अपने को अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी बनानी है, अपनी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करनी है, तो आपको शुड बी स्पेसिफिक कि आपको एक अच्छे लोगों के कनेक्ट में आके, जो नॉलेजेबल रखते, जो लॉन्ग विजन रखते, उनके कनेक्ट में आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया सर, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया और जहाँ से जिन गुरुओं से मैं सीखा हूँ बिजनेस में, तो उन्होंने कहा कि अगर ज़िंदगी में बहुत बड़ा बनना है और बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है, तो फाइंड द आइडेंटी सॉरी तो क्या करो, सबसे पहला अगर आपको बड़ा बनना है तो आप मार्केट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। अगर मार्केट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके तुम्हारे पास में उसका सॉल्यूशन है, तो लोगों को दे दो। इसमें दो चीजें हो जाएगी, एक कि तुमने उनका प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके वजह से वो तुम्हारे साथ में जुड़ेंगे और तुम अपने आप में गर्व महसूस करोगे कि यार जो मार्केट में लोग नहीं कर रहे हो मैं कर रहा हूँ। यस, पहली चीज तो ये अंडरस्टैंड की। दूसरी चीज कि अगर आपको जिंदगी में सच में आगे बढ़ना है और लोगों को लेके बढ़ना है, तो आप उनके फायदे के पहला सोचो, आपका फायदा ऑटोमेटिकली, वो बाय प्रोडक्ट है। जो मतलब भगवत गीता में भी कहा है ना कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। उसका अर्थ ये नहीं है, लोग जो समझते हैं कि यार तुम करते जाओ और कुछ नहीं मिलेगा तो टेंशन मत लो। उसका अर्थ सही सही मायने में ये है कि तुम कर्म अच्छे करते जाओ, फल की चिंता इसलिए मत करो क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट है, वो तो ऐसे ही मिलना है। तुम्हारा कर्म अच्छा होना चाहिए। तुम अगर सोच अच्छी लेके चल रहे हो लोगों के प्रति, उनके फाइनेंस के प्रति, उनके फ्यूचर के प्रति, तो तुम्हारा फल तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो मैंने एक विजन ड्रॉ किया सर, उसके लिए टाइम गया। 2023 में मैंने अपना प्रॉपर ग्रुप एस्टेब्लिश किया नवी मुंबई खारगर एरिया में, जो लोगों के लिए आज के एक प्राइड है कि यार खारगर में रहना मतलब अच्छी है। तो वहाँ पे मैं 10-12 साल से वहीं पे रहता हूँ और मैंने वहाँ पे एक ऑफिस भी लिया। तो मेरे कुछ पार्टनर्स है, जिसमें मैंने क्या किया कि जब हम लोगों ने पार्टनर का ग्रुप भी फॉर्म किया, तो हम लोग एकत्रित मिलकर जब काम कर रहे थे, तो हर एक जैसा होता है ना कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो मैंने कुछ भी करने वाले अलग अलग लोग आइडेंटिफाई किए जो उसके एरिया में मास्टरी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया सर, वहाँ पे जो दो गाँव वाले खेडूत थे, मिस्टर संदीप पाटिल और सुमित पाटिल करके, मेरे जो पार्टनर है अभी, उनका 10 साल का एक्सपीरियंस उस एरिया में लैंड डीलिंग का, और उनका मैंने थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड भी अंडरस्टैंड किया। तो ही इज़ अ नाइस पर्सन, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है, वहाँ पे उनका नाम भी अच्छा है और उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज भी रखते हैं। क्योंकि मुझे ग्राउंड पे काम करने वाले कुछ अच्छी टीम चाहिए थी। अगर मैं एजेंट से ज़मीन लेता तो वो उसके लिए लायबल नहीं होता। वो बोलता कि मेरा ज़मीन काम देना था, अभी काम मैंने ज़मीन दे दी, मेरा कमीशन मिल गया, काम खत्म हो गया। रिस्पॉन्सिबल पर्सन चाहिए जो उस जमीन की केयर टेक करे, ख्याल रखे। तो मैंने उनको कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिया। तो मैंने यहाँ पे 91 से मेरे एक पार्टनर रह रहे हैं जो अभी हमारी कंपनी के चेयरमैन है, मिस्टर अशोक मोटे सर। तो वो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी से भी अच्छा इन्फ्लुएंस रखते हैं, यहाँ की सामाजिक कार्यों में भी उनका बहुत अच्छा योगदान है। तो वो भी वो और मैं पिछले लगभग 6-7 साल से हम लोग ऑलरेडी एक साथ में थे, अलग अलग बिजनेस हम लोगों ने किए। तो उनका सपोर्ट मुझे यहाँ पे हो रहा कि यहाँ पे जो साम दाम दंड भेद होता है सर, होता क्या है कि आपके पास में उतनी पावर तो होनी चाहिए आज की डेट में, आपको किसी को तकलीफ नहीं देनी, लेकिन आप उतने तो मजबूत बननी चाहिए कि आपको कोई तकलीफ देना नहीं चाहिए।
तो वो पावर, वो जो बैकबोन है, वो मुझे अशोक जी से मिला। तो मैं टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा एग्रेसिवली काम करना चालू किया और मैंने एक विजन ड्रॉ किया। विजन ये ड्रॉ किया सर कि जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कि कोई 1 गुंठा खरीद सकता है, कोई 2 गुंठा खरीद सकता है, कोई 10 खरीद सकता है, कोई 15 खरीद सकता है। अगर 1-2 गुंठा खरीद रहे हो, इंडिविजुअली 7/12 रजिस्टर नहीं कर पाओगे तो आपको ग्रुप 7/12 में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नाम 7/12 पे आपका आ जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे बनेंगे, सारी चीज़ें आपके नाम पे होगी, प्लॉट का पोजीशन भी आप पे रहेगा, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं रहेगा, वो कॉमन ग्रुप का रहेगा। सिंपल। तो ऐसे लोग मेरे साथ में बहुत जुड़े। लगभग हम लोगों ने पिछले 3 साल में 110 एकड़ ज़मीन एमएमआरडीए रीजन में हम लोगों ने ऑलरेडी सक्सेसफुली सेल किए विथ 0% एरर। आज तक किसी ज़मीन में हम लोगों ने लिटिगेशन नहीं आने दिया, लिटिगेशन की ज़मीन को हाथ ही नहीं लगाया। फिर ग्राउंड में संदीप सुमित जी ने भी बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया, ताकि वहाँ पे ग्राउंड लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गाँव वालों को समझना, अंडरस्टैंड करना, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, सही ज़मीन चुनना, उनके साथ में भी कुछ अन्याय ना हो देना, क्योंकि हम उनके बेसिस पे बिजनेस कर रहे हैं, तो गाँव वालों का भी हमें आशीर्वाद चाहिए, उनकी बद्दुआएं नहीं चाहिए। बराबर नहीं? वो बेचारा उसके कुछ प्रॉब्लम के वजह से अगर लैंड सेल कर रहा है, तो उसके पैसे उसके पास सही समय सलामत पहुंचने चाहिए और टाइम पे पहुंचने चाहिए। ये भी, इन चीज़ों का भी उन्होंने और हमने सबने मिलकर ख्याल रखा। साथ ही साथ जो हमारे भरोसे पे ज़मीन खरीद रहे, वो भी अपनी पुश्तैनी वो भी अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे। हो सकता है किसी का रिटायरमेंट का पैसा है, किसी का लोन का पैसा है, किसी का कोई पैसा है, किसी ने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए रखा हुआ है। वो चाह रहा है कि अगर 10 साल तक अगर मैं इसको सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करूँ तो उनकी हायर स्टडीज़ अच्छी कर सकता हूँ। तो उनके सपनों के साथ में खिलवाड़ ना हो। तो इसके लिए हम लोगों ने उनके साथ भी अच्छे से बॉन्डिंग रखी। तो हम लोगों ने क्या किया सर, जो 1 गुंठा खरीद रहा है, 2 गुंठा खरीद रहा है, तो वो 20 गुंठे का प्लॉट खरीद रहा है। अभी वहाँ पे डेवलपमेंट आएगी, गवर्नमेंट अथॉरिटी आएगी, तो उनको जो प्लॉट अलॉट होगा, वो छोटा प्लॉट अलॉट होगा। छोटा प्लॉट रहेगा तो छोटा रोड रहेगा, तो उसका जो आउटकम निकलेगा वो भी लिमिटेड निकलेगा। तो वो जितना प्रॉफिट चाहते हैं उतना वो कमा नहीं पाएंगे इंडिविजुअल लेवल पे। तो मैंने अंडरस्टैंड किया कि फिर वो बड़े कमर्शियल्स किस तरीके से काम करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं सर, बहुत बड़े लेवल पे रॉ ज़मीन जहाँ पे मिल रही है वो खरीद रहे, फिर उसको जब टाउन प्लानिंग आ रहे हो वहाँ पे एग्रीगेट कर रहे, यानी कि उनके पास में जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट वैसे भी सरेंडर करके ले रही है, और उसके अलग अलग प्लॉट देने की जगह वो एग्रीगेशन में उनका एक बड़ा प्लॉट काट के दे रहे। तो ये बड़ा ट्विस्ट का मतलब मुझे लगा कि यार ये हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इतने हजारों इन्वेस्टर, मैंने 110 एकड़ जमीन 3000 प्लस लोगों को अगर बेची है, और ये सारे लोग मेरे पे बिलीव करके काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे तो मेरे पास में इतने लोग नहीं थे, लेकिन सोच थी कि मैं इतने लोगों को तक पहुंचूंगा और बड़े लेवल पे काम करूंगा। इसलिए हम लोगों ने ये विजन रखा। जैसे जैसे काम करते आगे बढ़ते गए तो हमें अंडरस्टैंड होने लगी कि इस लेवल पे अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो हम लोगों ने आज हर एक बंदे को मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे साथ में जुड़ रहा है कि सर हम साथ में रहेंगे तो बड़ा बेनिफिट कमा सकते हैं, हम साथ में रहेंगे तो बड़ा बेनिफिट करा सकते हैं। और लोग एग्री भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी बेनिफिट चाहिए सर, उनको भी साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मेरे पास में जो इन्वेस्टमेंट करने वाला बंदा सिर्फ पुणे, मुंबई या महाराष्ट्र से नहीं है, जबकि ऑल ओवर द इंडिया से मेरे पास में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं। नॉट इवन इन इंडिया, मेरे पास में बहुत सारे एनआरआई भी है सर, जो जिनकी फैमिलीज यहाँ इंडिया में रहती है या नहीं भी रहती, लेकिन उन्होंने किसी न किसी माध्यम से, चैनल से हमारे साथ में कनेक्ट में आए, उनको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, उनको विजन अच्छा लगा, वो हमारे साथ में जुड़ गए। तो वो बेचारा तो हर साल हर महीने यहाँ पे आके उसकी ज़मीन देख नहीं सकता, तो उसका ख्याल तो हम लोग रख रहे हैं। तो हम लोगों ने विजन क्या ड्रॉ किया सर, कि मुंबई 3.0 यानी कि जो 124 विलेज में एमएमआरडी अपना टाउनशिप बना रही है, दैट इज कॉल्ड केएससी न्यू टाउन। वो केएससी न्यू टाउन जो है वो पहले फेज में 29 विलेजेस के साथ में बनेगी। अभी पूरे 29 विलेजेस भी एक साथ डेवलप नहीं होंगे। अगेन मैंने आइडेंटिफाई किया, रिसर्च किया कि ये हो कहाँ से सकती है, स्टार्ट कहाँ से हो सकती है। तो अगेन मुझे एक चीज़ अंडरस्टैंड हुई नवी मुंबई के बारे में, कि जैसे नवी मुंबई में साइन पनवेल हाईवे के आजू बाजू में जो विलेजेस थे वो सबसे पहले टाउन प्लानिंग में गए या सेक्टर प्लानिंग में गए, और उनको सबसे पहले प्लॉट्स भी मिले। तो नवी मुंबई का जो मेजर, थर्ड मुंबई का जो मेजर रोड है वो विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर है। तो येलो जोन में वो जहाँ पे एंट्री करता है वहाँ पे पहला विलेज आता है विंदने, फिर भूम ग्राम पंचायत आती है, फिर आपका चिरनेर ग्राम पंचायत आता है, फिर कलमभुसरे ग्राम पंचायत आता है, फिर वो येलो जोन से एग्जिट होता है वो रोड। तो मैंने फोकस किया सिर्फ ये 4 गांव पे, और उस हाईवे से 1-2 किलोमीटर के अंदर वाली जमीनों पे, ताकि जब टाउन प्लानिंग की डेवलपमेंट स्टार्ट हो और मैं एग्रीगेशन के लिए सब लोगों को एकत्रित करो, तो अपने को जो लैंड अवेलेबल होगा वो भी सही जगह पे होना चाहिए। तो हम लोगों ने 4 ग्राम पंचायत में अभी टारगेट लेके चल रहे कि आने वाले 2-4 साल जब तक टाउन प्लानिंग नहीं बन रही है, तब तक जो भी रेट में हो सके अपन 200-400-500 एकड़ तक वहाँ पे रीच करें। कुछ हम खुद खरीदे, कुछ और लोगों को बेचे। तो जब वहाँ पे टाउन प्लानिंग आएगा तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है कि एक प्रपोज टाउन प्लान एंड फाइनल टाउन प्लान के बीच में एक ग्रेस पीरियड रहता है, जिसको हम लोग सजेशन ऑब्जेक्शन टाइम पीरियड बोलते हैं।
तो इन बिटवीन दैट अगर मान के चले कि कोई ग्राम पंचायत में जो खेडूत है जिनके पास में ज़मीन है, अगर वो एकत्रित आके अगर डेवलपमेंट करने के लिए इच्छुक है, तो वो क्या कर सकते हैं सर? जैसे कि मान के चलो एक गांव में 100 अलग अलग सात बारह है, अलग अलग जगह पे है, लेकिन वो 100 फार्मर्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है और दे वांट टू डेवलप विथ एनीवन, कोई भी एक डेवलपर के साथ में अगर वो डेवलप करना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? को सात बारह को एकत्रित करके गवर्नमेंट को सरेंडर करके उसके बदले में जो उनको स्कैटर्ड प्लॉट मिलने वाले थे, वो उसके बदले में एक सिंगल प्लॉट अलाउड करके ले सकते। अभी जहाँ पे छोटा प्लॉट मिलने वाला था तो बट ऑफिस से कि टाउन प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आपको छोटा रोड मिलेगा, छोटा रोड छोटा प्लॉट यानी कि आपको लिमिटेड एफएसआई मिलेगा। आप एडिशनली जो एंसिलरी प्रीमियम या टीडीआर खरीद सकते थे वो भी नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि क्या होता है कि आप कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो तो आपका प्लॉट का साइज मैटर करता है कि आप कितना हाई रेज जा सकते हो, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितना पेड़ या फंजिबल खरीद सकते हो। तो इसमें आप अगर मान के चलिए कि 100 सात बारह या 100 जगह के अलग अलग प्लॉट, लेकिन वो खास करके ग्राम पंचायत के प्लॉट है मान के चलिए, तो अलग अलग प्लॉट को अगर एकत्रित जोड़ोगे तो कम से कम नहीं तो भी आप 10 एकड़ 20 एकड़ 15 एकड़ का टाउन प्लान बना सकते हो। तो बड़ा प्लॉट आ गया, बड़ा रोड भी मिल गया। तो अगर आप खुद से उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहते और एक क्वालिटी कंस्ट्रक्शन चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो सर? उस एरिया में काम करने वाला जो बड़ा डेवलपर है, जो आपका 10-20 गुंठा यानी कि 2000-5000 स्क्वायर मीटर में नहीं खेलता है, उसको कम से कम 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट चाहिए होते हैं, तो उनके साथ में अप्रोच हो सकते हो और एक ज्वाइंट वेंचर में जाके एक लग्जूरियस टाउनशिप के अंदर आपके पास भले गुंठा हो। जैसे कि अभी मैंने ये 4 ग्राम पंचायत में काम चालू किया। विंदने में लगभग हम लोगों ने 65 टू 70 एकड़ लैंड सेल किए। फिर वहाँ पे जो मैंने सेकंड विलेज बताया आपको, भूम ग्राम पंचायत है, वहाँ पे भी हम लोगों ने लगभग 15-20 एकर्स लैंड सेल किए। फिर हम लोग चिरनेर में जाते, कलमबुसरे में जाते। अभी खास करके हम लोग चिरनेर और कलमबुसरे में भी बहुत ज़्यादा फोकस करें। द रीज़न इज़ कि जो JNPT चौक हाईवे और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर उसका इंटरचेंज वहाँ पे बन रहा है। तो उसके सबब में जो है वो बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो इसके लिए हम लोग उसके सबब में बहुत अच्छा काम करें और बहुत बड़े लेवल पे काम करें। तो हमारा टारगेट है कि ईच ग्राम पंचायत 125 टू 30 एकर्स की लैंड को सेल करना, उन लोगों को साथ में जोड़े रखना और जब वहाँ पे टाउन प्लानिंग आएगी तो उस ग्राम पंचायत के जो लैंड्स है उसको एग्रीगेट करके MMRDO को सरेंडर करना और उसके बदले में बड़े प्लॉट को अलॉटमेंट करके सब लोगों को एकत्रित एक अच्छे डेवलपर के साथ में जोड़ के देना, या खुद हम भी आगे जाके डेवलपमेंट में आने ही वाले हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से मैं कंपनी को ग्रो कर रहा हूँ, मेरा 2029 का प्लान है कि मैं NSE में कंपनी को लिस्टिंग करने वाला हूँ। उसके सारे जो ड्यू डिलिजेंस होते हैं, जो भी चीज़ें चाहिए गवर्नमेंट की टेक्निकल, वो कंप्लायंसेस वगैरह, वो सारी चीज़ें अभी मैंने जो मेरे पास जो CA और CS है वो पूरे तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं। तो एक बड़ा विजन लेके चल रहे हैं और इस विजन में एक मेरे साथ में जोड़ने वाला ऑर्डिनरी जो पर्सन है सर, जो एक गुंठा बेचारा खरीद सकता है या हवा से पैसे जोड़ के, वो भले 7-8 लाख 10 लाख 12 लाख रुपए भी इन्वेस्टमेंट करता है, वो भी चाहता है तो इस बड़े टाउनशिप का हमारे साथ में जुड़ के क्या बन सकता है सर? हिस्सा बन सकता है। तो ये उसके लिए एडवांटेज रहेगा सर। पार्टनरशिप एग्जैक्टली, मतलब वो भी अपने आप में फक्र महसूस करेगा कि मैंने 9-10 लाख रुपए 15 लाख रुपए के अंदर भी इन्वेस्टमेंट की है। तो जैसे कि बड़े बड़े बिल्डर्स अभी नवी मुंबई में डेवलप कर रहे हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन तय करेगा कि वहाँ पे कौन बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तो जो भी वहाँ पे काम करेगा सबका बेस जो है वो बिल्डर का या कंस्ट्रक्शन का, वो है सर आपका लैंड। और वो अगर आपके पास में बड़े पैमाने पे और अच्छी प्लेस में है तो फिर कितना भी बड़ा क्यों ना होने दो, उसको आपके साथ में जुड़ना ही पड़ेगा। या तो आपसे परचेस करना पड़ेगा, या तो आप अगर उसको इतनी बड़ी लैंड नहीं मिल रही है तो JV में जाना पड़ेगा। जैसे कि नवी मुंबई में वही प्रॉब्लम हुई सर कि आज तक बहुत बड़े बड़े डेवलपर या जो लिस्टेड डेवलपर्स थे वो नवी मुंबई में नहीं काम कर पाए बड़े लेवल पे। द रीजन इज कि सिडको ने जो स्टार्टिंग में जो फार्मर्स को प्लॉट अलाउड किए थे बहुत छोटे छोटे थे, क्योंकि जितनी जमीनी थी उतना ही प्लॉट मिला। दूसरा, जब टेंडर भी निकाले वो भी बहुत बड़े टेंडर्स नहीं निकले थे। अभी हाल फिलहाल में वो मार्केट वहां पे आ रहा है कि अभी बड़े बड़े टेंडर या बड़े बड़े लैंड पार्सल्स अवेलेबल एक साथ अवेलेबल हुए हैं, इसलिए अभी बड़े बड़े डेवलपर्स वहां पे आए हैं, तो वो उस अपना मार्केट पोजीशनिंग बना पा रहे। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही उनको बड़े पार्सल्स मिल जाते तो शायद जो हीरानंदनी ग्रुप ने पुणे पनवेल के आगे जो 15-20 किलोमीटर पे टाउनशिप बनाई वो नवी मुंबई में बना सकते थे। जो गोदरेज ने बाहर जाके काम किया, जो इंडिया बुल्स ने बाहर जाके काम किया, अगर उनको उतने बड़े लेवल पे इनिशियल लेवल पे इतनी बड़ी लैंड मिल जाती तो शायद उन्होंने नवी मुंबई में काम स्टार्ट किया होता। लेकिन इनिशियल लेवल पे छोटे छोटे प्लॉट थे जिसमें उनका एपेटाइट बड़ा है, उनके सारे प्लांट्स इन हाउस चलते हैं, तो वो 10-15-20 गुंठा यानी कि 2000 5000 10,000 मीटर में कैसा अफोर्ड कर पाएंगे सारी चीजें। तो
सिंपल भाषा में कहना चाहो तो हमारे साथ में अगर कोई भी लैंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको उस विजन तक लेके जाने के लिए हम उनके साथ में हैं। इसलिए उसका एक हम लोगों ने एसओपी सेट किया है सर, कि लैंड को एक्विजिशन करने से लेके एग्रीगेशन तक और उसके डेवलपमेंट तक हम लोगों ने आपके साथ में जुड़े रहना है। क्योंकि जैसे कि जमीन हम लोग हमारे इन्वेंट्री में ऐड करने के पहले उसके पूरे ड्यू डिलिजेंस, जो कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस होते हैं या गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस होते हैं, उसको फॉलो करते हुए हम लोग उसको आइडेंटिफाई करके हमारे पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं। फिर हम हमारे इन्वेस्टर्स को उसको दिखाते हैं, बताते हैं। तो इन्वेस्टर्स आता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, लोकेशन विजिट करता है, डॉक्यूमेंट्स वो खुद चेक कर सकता है, अपने एडवोकेट को पेपर्स भेज के आइडेंटिफाई करवा सकता है। अगर उसको लोकेशन सही लगा, पेपर्स क्लियर लगे, तो हमारे साथ में वो रजिस्ट्री करके अपने डॉक्यूमेंट जो लैंड है वो रख सकता है। अच्छा, वो लैंड परचेस करने के बाद में एक डर रहता है कि अगर मैं लैंड परचेस करके रखूँ और मैं दिल्ली से हूँ, मैं पूना से हूँ या मैं मुंबई में ही हूँ, लेकिन मेरे पास उतना इनफ टाइम ही नहीं है कि मैं सारी चीज़ें हमेशा देखता रहूँ, तो मेरी कंपनी उन सारी चीज़ों को मैनेज करती है कि वहाँ पे जो सर्वे करके, उसका पोल मार्किंग करके, उसका जब तक डेवलपमेंट के लिए नहीं जाते उसमें कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं करेगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लेते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वहाँ के 2 खेडूत जो गाँव वाले हैं, वो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अभी मैं भी खुद जाके रोज नहीं चेक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी ऑपरेशंस में बिजी हूँ। मैं डेली लोगों को मिल रहा हूँ, क्लाइंट्स को मिल रहा हूँ, अलग-अलग चीज़ों में मैं भी बिजी हूँ। तो मैंने पहले ही डायलॉग बोला था कि एक इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। तो हर एक काम के लिए एक डेडिकेटेड पर्सन चाहिए कंपनी के अंदर। जो मेरे 2 पार्टनर्स हैं, वो वहाँ पे ग्राउंड लेवल संभाल रहे हैं। फिर अंदर कंपनी के अंदर मेरी लॉ फर्म काम कर रही है, जैसे सीए, सीएसएस काम कर रहे हैं। हम मार्केटिंग में डेडिकेटली काम कर रहे हैं, लोगों की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि होता क्या है ना सर, बहुत मार्केट में हम देखते हैं कि आपको क्या चाहिए वो कोई नहीं समझना चाह रहा है, उसके पास क्या है वो आपको बेचना चाह रहा है। लेकिन मेरी कंपनी में आप वो चीज़ नहीं देखोगे। हमारे साथ में कोई भी बंदा कनेक्ट होता है ना, तो हम पहला शांति से उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो देख क्या रहा है, वो सोच क्या रहा है। हो सकता है कि उसकी सोच कुछ और हो, इसलिए और होगी कि उसको पता नहीं कि हम क्या दे रहे। तो अगर मैं आपको अंडरस्टैंड करूँगा, आपको सही क्वेश्चंस पूछूँगा, मैं उसको आपको ठीक से अगर एक्सप्लेन कर पाऊँगा, तो हो सकता है कि आपकी सोच डाइवर्ट भी हो जाए। हो सकता है कि आप और क्लियर होके वाइज़ली डिसीजन ले पाएँ। कन्फ्यूजन में लिया हुआ डिसीजन दोनों के लिए घातक होता है सर। खरीदने वाले को भी और बेचने वालों को भी, क्योंकि दोनों को तकलीफ पहुँचाता है। तो हम दोनों की तकलीफ नहीं चाहते। वो बेचारा भी ना तरसे और हमें भी तकलीफ ना होए। तो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ में आज सर देखते-देखते हम लोगों ने 3000 लोगों का कारवां खड़ा किया है। और फॉर श्योर कि आने वाले टाइम में हम जो थर्ड मुंबई में है वो रिमार्केबल काम करेंगे, और जो बोल सकते हैं हम लोग जो पॉइंट आउट करने जैसा काम रहेगा। तो और इसमें ना कि सिर्फ मेरा ग्रुप, मेरी कंपनी ग्रो करेगी, मेरे साथ में जुड़ा हुआ हर एक इन्वेस्टर काम करेगा। और मैं इन लोगों को इन्वेस्टर करके समझ नहीं रहा हूँ सर। इनफैक्ट मैं, ये लोग मेरे पार्टनर्स हैं। आगे जाके जब हम टाउन प्लानिंग में जाएँगे, तो मेरे पास में 1 गुंठा खरीदने वाला भी मेरी कंपनी का पार्टनर है, और 10 गुंठा खरीदने वाला भी, और 10 एकड़ खरीदने वाला भी मेरा पार्टनर है। अगर वो मेरे साथ जुड़ के रहना चाहता है, तो या तो फिर आप सिर्फ ज़मीन खरीदना चाहते हो, तो वही सर्विस हमसे आपको मिलेगी कि भाई मुझे सर इतना 10 गुंठा, 5 गुंठा, 20 गुंठा चाहिए, आप मुझे ज़मीन दे दो, वो डेवलपमेंट के लिए जाने तक उसका ख़्याल रखो, बाद में उसका क्या करना है, कैसे डेवलप करना है, मैं वो खुद से देख लूँगा। तो वो भी आप मेरे साथ में जुड़ के कर सकते हो। तो सो मच थिंग्स। कंपनी का नाम है राइजिंग क्राउन क्राउन डेवलपर्स। डेवलपर्स। वैसे और राइजिंग क्राउन राइजिंग ग्रुप ऑफ कंपनी है मेरा, ओके तो उसमें मल्टीपल वेंचर्स है, जैसे हाँ राइजिंग क्राउन इंफ्रा है, राइजिंग क्राउन डेवलपर है। हम हम्म, लोगों का असेट मैनेजमेंट का भी छोटा मोटा काम चलता है। मेरा और एक ग्रुप है आईआर, इंडियन रीगल ग्रुप है। तो इंडियन रीगल ग्रुप में आईआर प्रॉपर्टी एंड असेट मैनेजमेंट एलएलपी, ये भी एक मेरी फर्म है। फोर कॉर्नर डेवलपर्स एक फर्म है। तो वी हैव अ ग्रुप ऑफ कंपनी। यस। बट आई थिंक इट्स लाइक जो आप बात कर रहे हो ना, उसके अंदर राइजिंग ये वर्ड बहुत जस्टिफाई हो रहा है। एग्जैक्टली, उभरता हुआ यस, ताज। बिकॉज यू आर शोइंग अ जर्नी एग्जैक्टली। जो ट्रेजेक्टरी उसके ऊपर के साइड में है। सो ऑब्वियसली इट्स बेसिकली द वर्ड राइजिंग। एग्जैक्टली। तो वो चीज, एंड इफ समवन who obviously has seen this podcast and wants to connect with you, आप लोगों से वो जुड़ के आगे बिजनेस करना चाहता है, चीज़ें जानना चाहता है, यस सर। व्हाट्स द बेस्ट ऑप्शन, वो कहाँ पे आपसे कनेक्ट कर सकता है? सर देखिए, हमारा सोशल मीडिया का राइजिंग क्राउन डेवलपर का खुद का इंस्टाग्राम पेज है। मेरा खुद का लक्ष्मण यस शेंडे करके पेज है। यूट्यूब में मेरे नाम से चैनल है। इनफैक्ट आप सिर्फ गूगल में भी मेरी सही स्पेलिंग सर्च करते हो, अभी शेंडे और शिंदे लोगों को कंफ्यूजन होता है उसमें, तो मेरा लक्ष्मण शेंडे, SHENDE शेंडे। अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करते हो तो मेरे सारे पेजेस पे आप रीच करोगे। तो सो मच प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैं लिंक्डइन पे हो, इंस्टाग्राम पे हो,
या व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हो। आपको मैं चाहिए तो मेरे कंपनी के जो मेरे एसोसिएट्स है, मैं उनके नंबर्स दे दूंगा, तो आप उनके माध्यम से मुझे रीच आउट कर सकते हो। नवी मुंबई खारघर में सेक्टर 10 में मेरा खुद का ऑफिस है, तो आप ऑफिस में डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। तो वी हैव सो मच ऑप्शंस कि आज हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में है, तो आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। और एक अच्छी बात हम लोगों ने लोगों के लिए की है, क्योंकि जैसे कि अभी आपके जो व्यूवर्स है सर, वो सिर्फ मुंबई से पुणे से तो है नहीं कि जो देखे समझे और ऑफिस तक विजिट करे। कुछ लोग अपने घर बैठ के यहाँ से कोसों दूर, किलोमीटर्स दूर अपने बारे में डिटेल्स में जानकारी चाहते हैं, तो हम एवरी थर्सडे 8:30 एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके जो कोई भी मतलब अटेंड कर सकता है। और जूम मीटिंग के लिंक के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हमारा खुद का यूट्यूब चैनल है द राइजिंग क्राउन डेवलपर्स का, सॉरी मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आप सर्च करो नाम तो मेरे नंबर्स मिल जाएंगे। एक बार नंबर आपके पास में मोबाइल में सेव हो गया तो आप मेरे जो ब्रॉडकास्ट मैसेजेस में ऐड हो जाओगे। दूसरा चीज़ है हमारा खुद का जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, व्हाट्सअप चैनल है। हाँ. तो व्हाट्सअप चैनल में भी हम लोग जैसे ही कोई न्यूज़ आती है तो उसमें डाल सकते हैं। तीसरा मेरा खुद का वेबसाइट है, आप वेबसाइट में जाके आपका रजिस्ट्रेशन कीजिए, मेरी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपको हर चीज़ों का डिटेल्स देती रहेगी। तो आप उस एक बार जूम मीटिंग में आ गए तो आपको ऑडियो विजुअल जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपको सुनने में भी समझ में आएगा और देखने में भी समझ आएगा। भाई ये सारी चीज़ें गाँव में अटल सेतु, एयरपोर्ट, ये बता रहा हूँ, लेकिन सारे लोग उसको एज्यूम नहीं कर पा रहे होगे, विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होगे। लेकिन आप जूम में आते हो तो आपको हम लोग प्रॉपर गूगल मैप लोकेशन के थ्रू कनेक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करवाते हैं। एयरपोर्ट कहाँ है, अटल सेतु कहाँ उतर रहा है, एमएमआरडी रीजन कहाँ से कहाँ तक है, येलो जोन कौन सा है, उसमें हम स्पेशलाइज किस गाँव में काम कर रहे हैं, विरालिबा कॉरिडोर कहाँ से जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, वहाँ का मैंने ड्रोन शूट भी करवाया है। मेरे यूट्यूब चैनल में जाओगे तो आपको 8 मिनट का पूरा ड्रोन शूट, जो बर्ड आई व्यू बोलते हैं हम लोग, कि वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सर जो हम लोगों ने लोगों के लिए करके रखी है, बस कनेक्ट होने की ज़रूरत है। लोग जब ऐसे प्लान सिटीज या बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में सुनते हैं जी, तो उनके सामने जो गवर्नमेंट इनिशियली पब्लिश करती है एकदम फैंसी ग्राफिक्स, ऐसे ऑफिशियल जो एनिमेटेड वीडियोस वगैरह होते हैं, वो लोग देखते हैं, बट उसके आगे कभी भी ग्राउंड रियलिटी और उसके ऊपर काम कैसे अच्छे से हो रहा है वो नहीं देख पाते। आई थिंक लक्ष्मण जी आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ें जो एक्चुअल ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन के दौरान होती है वो ऑडियंस तक पहुंचाई, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड कि ये जो फैंसी चीजें होती है ये रियलिटी में कन्वर्ट होने का प्रोसेस जो होता है, दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड वेरी वेल। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।